तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्नो गर्ल जो होती है वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ बैकचॉ को हिट करती है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अब जहाँ पर मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम्हें मेरे सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और अपनी पपेटी टेक्निक को यूज करते हुए हमारी बैकचॉ को उसको गले से पकड़ लेती है। हालांकि वो उससे काफी ज्यादा दूर होती है, लेकिन फिर भी बैकचॉ जो होती है उसके गले को यहाँ पर दबाने जा रहा होता है, जैसे किसी ने उसके गले को पकड़ा हो, और वो उसे ऊपर हवा में उड़ाती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मुझे बताना स्टार्ट करो। बैकचॉ वहाँ पर अपने गले के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मेरा गला दबा रहा है। तो हमारी स्नो गर्ल उसे कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या वाकई में तुम ही वो लड़की हो? एहवा पैलेस की डिस्ट्रक्शन के वक्त एक लड़की बच गई थी, क्या तुम वो लड़की हो? लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बिग योंग बी की बेटी इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। यानी कि इसकी माँ को जानती थी, क्योंकि इसकी माँ भी इसे एक बार चैलेंज करने के लिए जहाँ पर आई थी। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर पिछले कई सालों में कई सारे लोग मुझे चैलेंज करने के लिए आए, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 औरतें ऐसी थी जो कि मेरे चैलेंज करने के लायक थी, यानी कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया था। इससे एक जो थी वो स्वर्ड्स की मास्टर थी, यानी तलवारों की मास्टर थी। वो 72 स्वर्ड्स ऑफ प्लम ब्लॉसम की टेक्निक को यूज कर सकती थी। दूसरी जो थी उसका नाम सैचियोन डांगा था, वो एक बहुत ही स्पेशल औरत थी जिसे गुड़िया जान भी कहते हैं। उनमें से जो तीसरी औरत थी वो तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी अपनी टेक्निक में, वो औरत जो कि मेरे पर अटैक कर सकती थी अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए, इसी 3 हीमली फिंगर टेक्निक को यूज करके। अगर तुम उसकी बेटी हो तो फिर तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि मेरे कंधे को लास्ट टाइम तुम्हारी माँ ने जख्मी किया था और उसके बाद से मेरा कंधा अभी तक हील नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बैकचॉ से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या लाइफ गुजारी है, तुम किन के साथ फाइट करती रही और मेरी माँ के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। स्नो गर्ल से कहती है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे एहवा पैलेस के डिस्ट्रॉय होने के पीछे किसका हाथ है और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन है। एहवा पैलेस को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी माँ के पास कुछ ऐसा सीक्रेट था जिसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। चलो जल्दी से बताओ कि इमोर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है। बैकचॉ का साथ ही वो गला भी दबा रही होती है। तो बैकचॉ से कहती है कि सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ के पास हमेशा जिंदा रहने का राज था? अगर उसके पास हमेशा जिंदा रहने का राज होता तो अभी मेरी माँ जिंदा होती, मर ना चुकी होती। मेरी माँ मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इस तरह का कोई राज है? तो उसे कहती है कि लगता है कि तुम मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं देना चाहती। अगर तुम सवाल का सही जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। और इसी के साथ ही वो बैकचॉ के गले को और ज्यादा दबाना शुरू करती है। बैकचॉ का गला जो होता है वो काफी हद तक दब चुका होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। सोमा उसे कहता है मेरी बात सुनो। स्नो गर्ल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लड़का दोबारा से कैसे उठ गया। तुम्हारा सोमा उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम दोनों इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन मेरा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। ये कमीनी लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, इसने मुझे धोखा दिया और मैं यहाँ पर इसकी बातों में आकर यहाँ पर चला आया। मेरा तो यहाँ पर कोई काम है भी नहीं। हमारा सोमा जब यहाँ पर स्नो गर्ल से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, यहीं पर हमारी बैकचॉ जो होती है उसे कहती है कि मेरी मदद करो। तो हमारा सोमा कहता है क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा? तो बैकचॉ से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो सोमा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये बिजनेस की बात नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सोमा पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे 5 जवान दूंगी। तो जैसे वो उसे कहती है कि सोमा से मैं 5 जवान दूंगी, तुम्हारा सोमा वहीं पर रुक जाता है, सोच रहा था 5 जवान के साथ में ढेर सारा खाना खरीद कर खा सकता हूँ। सुबह पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि लेकिन यंग लेडी, ये औरत तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हें लगता है कि 5 जवान में इस औरत को हराया जा सकता है? तो बैकचॉ से कहती है मैं तुम्हें 10 जवान दूंगी, 5 जवान काम है तो मैं तुम्हें 10 जवान दूंगी। तो सोमा उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर साथ उसे कहता है तो फिर हमारी यहाँ पर डील हुई। फिर साथ ही वो स्नो गर्ल से कहता है कि लेडी मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई में इसको मारने वाली हो? तो वो उसे कहती है हाँ मैं इसे मारने वाली हूँ। तो हमारा सोमा कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर 10 जवान में डील करते हैं, तुम्हारी जान बचाऊंगा और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे 10 जवान देने पड़ेंगे। फिर साथ ही हमारा सोमा जो होता है वो स्नो गर्ल से कहता है कि इसे जाने दो। तो वो उसे कहते हैं लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम मुझसे कितना बुरी तरह से पिट रहे थे और अब यहाँ पर तुम मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, साथ ही वो दोबारा से जनरल वी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया। जनरल वी बड़ी तेजी के साथ हमारे सोमा के ऊपर पीछे वाली साइड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारा सोमा वहीं पर से खड़े खड़े ही उसके सर में एक पंच मारता है, जिससे जनरल वी वहीं पर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। ये देखने के बाद हमारी बैकचॉ और उसके साथ साथ
स्नो गर्ल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ उस आयरन पपेट को कैसे हरा दिया। तो सोमा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि इस लड़की को जाने दो क्योंकि ये मेरे बिजनेस की बात है, ये मेरी कस्टमर है, अब ये कोई औरत नहीं रही बल्कि ये मेरी कस्टमर है और कस्टमर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। स्नो गर्ल उसे कहती है लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से ना जाने दूं तो फिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तुम्हारा सोमा बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर सामने से गायब हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसे पंच मारता है लेकिन स्नो गर्ल भी काफी स्ट्रांग होती है, वो उसके हाथ के पंच को वहां पर ब्लॉक कर लेती है और उसे कहती है अगर तुम्हारी फिस्ट में यही सारी पावर्स थी तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। तो इसी के साथ ही सोमा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ हाथ ही है, मेरे पास तो पैर भी हैं। और सोमा का पैर जो होता है वो उसकी गर्दन की तरफ आगे बढ़ आता है क्योंकि हमारा सोमा जो होता है वो उसे किक मारता है और एक ही किक के साथ स्नो गर्ल को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। स्नो गर्ल ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है, वहां पर ग्राउंड के अंदर धंस जाती है। और दूसरी तरफ बैकचुआ को दिखाते हैं कि उसके गले के ऊपर उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो टूट जाती है और वो भी नीचे की तरफ उतर आती है। नीचे उतरने के बाद वो वहां पर उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो सोमा उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर तुम हो कौन? सोमा उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, जहाँ पर इसके साथ मुझे डील करने दो, मैं इससे फाइट करता हूँ। फिलहाल के लिए तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी कस्टमर हो। ये सुनने के बाद बैकचुआ वहां पर हल्का सा शर्मा देती है, उसे देख रही होती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तरफ से स्नो गर्ल भी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि इस लड़के की पावर्स जो थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि मैं यहाँ पर इसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पाई, ये किसी भी मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर थी। और इसी के साथ ही वो दोबारा से अपने उस पपेट जनरल वी को दोबारा से उठाती है और उसे अपने पास बुला लेती है। जनरल वी को अपने पास बुलाने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करती है और साथ ही अपनी पावर्स उसे देती है, जिसकी वजह से जनरल वी की पपेट की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्नो गर्ल सोमा से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक मुझे एंटरटेन कर पाओगे, लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे इतने सालों के पास यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और स्नो गर्ल का पपेट जनरल वी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर हमारे सोमा के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट करता है। वो उसके ऊपर स्लैशेस लगा रहा होता है अपनी तलवार को घुमाते हुए, लेकिन हमारा सोमा के सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पपेट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और वो नीचे की तरफ झुकते हुए से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा सोमा उसे कहता है चाहे ये कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पपेट ही। और जैसे हमारा सोमा उसकी चेस्ट के ऊपर एक पंच मारता है तो उसकी चेस्ट के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि ये पपेट तो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट ही था। पपेट की बॉडी के अंदर सुराख होने के बाद स्नो गर्ल उसे कहती है हाँ एक पपेट ही था और ये इसकी पपेट की कोई भी लाइफ वैल्यू नहीं है। और इसी के साथ वो पपेट कहती है कि पपेट ब्रेक इन। जैसे वहां पर ब्रेक इन कहती है तो इसी के साथ पपेट जो होता है वहां पर स्नो में चेंज हो जाता है और वहां पर सोमा के ऊपर अटैक होता है। तो पपेट की बॉडी वहां पर स्नो में चेंज होने के बाद शार्ट्स की शक्ल में सोमा पर अटैक होता है। तो सोमा अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए अटैक को अवॉइड करने और ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। जैसे वहां पर से वो अटैक खत्म होता है, इसी के साथ दिखाते हैं कि स्नो गर्ल जो होती है वो उसके पास आकर खड़ी होती है और उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए साथ ही अपनी स्पेशल टेक्निक स्पिरिट आइस द विंड ब्रेकर को यूज करती है। तो एक बार जब वो उसकी चेस्ट के ऊपर टेक्निक को यूज करती है हमारे सोमा को झटका लगता है। हमारा सोमा जो होता है ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है, ऊपर आसमान की तरफ। जब वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा होता है वहां पर से वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसी के साथ स्नो गर्ल फिर से ऊपर जंप करते हुए चली जाती है और उसकी चेस्ट के ऊपर दोबारा हाथ रखती है और दोबारा से विंड ब्रेकर टेक्निक को यूज करती है। इस बार वो ऊपर से उस टेक्निक को यूज करती है जिससे हमारा सोमा ग्राउंड के ऊपर पटकता है। ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। सोमा गिरने के बाद वहां पर से उड़ता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने कौन सी बकवास टेक्निक को यूज किया है। तो वो उसे कहती है लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मूव करना चाहिए, मैंने यहाँ पर अपनी विंड ब्रेकर टेक्निक के साथ तुम्हें 2 बार हिट किया और मुझे नहीं लगता कि 2 बार हिट होने के बाद तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर टेक्निक को बर्दाश्त कर पाएगी। तुम्हारा सोमा इसी के साथ ही वहां पर फूंक मारता है, अपने मुंह के अंदर से सारी की सारी कोल्ड एनर्जी को बाहर निकाल देता है। ये देखकर हमारी स्नो गर्ल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के के पास गांगजियोंग स्पिरिट बॉडी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा लड़का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो है। तो वो हमारे सोमा से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम्हारा सोमा से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, सिर्फ इतना पता है कि मैं हाक गुल का एरंड बॉय हूँ, यानी कि यहाँ पर काम करता हूँ, एक पैसे के लिए किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साथ ही सोमा आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो स्नो गर्ल जो होती है यहाँ पर अभी भी किसी के बारे में सोच रही होती है, जबकि हमारा सोमा उसके मुंह पे ऊपर पंचेस मार रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी पावर जो है वो अनमेजरेबल है, इसके पास मार्शल आर्ट्स कुछ भी नहीं है, यानी मार्शल आर्ट्स की कोई भी टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो बंदा नहीं हो सकता। तो जब हमारा सोमा उसके ऊपर पंचेस पे पंचेस मारी जा रहा होता है तो यहाँ पर हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो लास्ट के ऊपर जब होश में आती है तो वो उसके हाथ को पकड़ के उसको ब्लॉक करती है और कहती है अब मुझे समझ आ गई है कि तुम कौन हो। सोमा भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसे यहाँ पर किसकी समझ आ गई कि मैं कौन हूँ। फिर साथ ही वहां पर अपनी एक स्पेशल आइस टेक्निक को यूज करती है जिससे आसपास के पूरे एरिया को वो फ्रीज कर देती है। ना सिर्फ आसपास
आसपास के एरिया को, बल्कि वो सोमा और उसके साथ साथ बैकचुआ दोनों को भी वहाँ पर फ्रीज कर देती है। उन दोनों के फ्रीज होने के बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम बाई रियोंग हो। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्द है जो कि मेरे फ्रोजन हार्ट को दोबारा से बीटिंग दिला सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो यहाँ पर आया था उस वक्त भी मुझे उससे प्यार हो गया था और मुझे लगता है कि तुम वही हो। तो ये बाई रियोंग कौन है? नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाई रियोंग के बारे में देखेंगे कि आखिर बाई रियोंग कौन है जिसके बारे में स्नो गर्ल बात कर रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। ये बहुत ही वक्त पहले की बात है कि एक मास्टर हुआ करता था, एक मास्टर जिसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि वो चलता गया, उसने चलना स्टार्ट किया तो वो चलता गया। वो एक ऐसा वॉरियर था जो कि घास और पत्तों के ऊपर पड़े हुए पानी के कतरे जो कि रात के वक्त गिरता है उनको पीकर अपना गला ठंडा करता था, जो कि रास्ते में चलते हुए फूलों की पत्तियों को खाकर गुजारा करता था और उसी के साथ अपनी भूख मिटाता था, क्योंकि वो रुकता नहीं था। उसके बारे में यही मशहूर था कि वो चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक कि वो जहाँ पर डेजर्ट में से गुजरा, डेजर्ट जहाँ पर आसमान के ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा था, तपती रेत के ऊपर से वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो बर्फ के इलाके में पहुंच गया। बर्फ के इलाके में ऐसा इलाका जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, खून को जमा देने वाली ठंड में वो चलता गया। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर हॉरिकेन्स थे, तेज हवा चला करती थी और उस तेज हवा में से भी वो आगे की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि वो तेज हवा जो थी वो घरों को भी उड़ा ले जाती थी। फिर वो जंगल में से गुजरा जहाँ पर आग लगी हुई थी, लेकिन आग भी उसे रोक नहीं पाई। वो फिर वहां पर से भी चलता गया, ताकि वो बंदा सोते हुए भी चलता रहता था। उसने जब सफर स्टार्ट किया था उसने अपने आप से वादा किया था कि वो कभी रुकेगा नहीं और सोते हुए भी रात के वक्त भी वो चलता रहता। और रास्ते में अगर कभी उसका सामना किसी पहाड़ के साथ हो जाता तो वहां पर रुकता नहीं था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो बढ़ती जा रही थी और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए पूरे के पूरे पहाड़ को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता और फिर वहीं पर से सेंटर से रास्ता बनाकर आगे गुजर जाता। यानी कि उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकती थी, कोई चीज भी रुकावट बन नहीं सकती थी। और उस मास्टर का नाम बाई रियोंग था। बाई रियोंग, इसके अलावा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहां से आया था और उसकी जो बेस थी वो क्या थी। तो कहानी कहती है कि उसके बारे में ये था कि जब उसने अपने सफर को स्टार्ट किया, जब उसने चलना स्टार्ट किया, उसके बाद वो एक बार भी कहीं पर भी रुककर उसने सांस नहीं लिया, यानी रुका उसने रेस्ट नहीं किया, बस वो चलता ही रहा। कई बार उसके सफर के दौरान जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके सफर के तीसरे साल जब उसने अपना सफर स्टार्ट किया तो उसके 3 साल के बाद जब वो बर्फ के ऊपर चलता या फिर मिट्टी के ऊपर चलता तो उसके पांव के निशान नहीं छूटते थे और लोग जो देखकर काफी हैरान होते थे, कहीं ये कोई भूत तो नहीं है जो कि पांव के निशान नहीं छोड़ता। तो उसके सफर के चौथे साल जब वो ग्राउंड के ऊपर चलता था तो वो ग्राउंड के ऊपर चल सकता था, ना सिर्फ ग्राउंड के ऊपर बल्कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता था। और लोग इस बात से और भी हैरान होते थे और कहते थे ये कोई मास्टर है जो पानी के ऊपर चल सकता है। और उसके सफर के 5वें साल तक जब वो ग्राउंड के ऊपर चलता था तो उसके पांव ग्राउंड के ऊपर नहीं लगते थे और इस बात से सभी लोग और भी हैरान होते थे कि ये जमीन के ऊपर पांव नहीं रखता बल्कि हवा में चल रहा है। उसके सफर के 6ठे साल तक ये स्टोरी जो थी सब लोगों तक पहुंच चुकी थी। सभी लोगों को पता था कि एक मास्टर है जो कि चलता है, बहुत ज्यादा चलता है और रुकता नहीं है और जिस भी शहर में से वो गुजर जाता, जिस भी गांव में से वो गुजर जाता, वो जगह बहुत ज्यादा फेमस हो जाती। यहाँ पर कुछ जेलस होने वाले लोग भी थे, जैसे मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स थे। वो सभी लोग इससे जेलस थे, वो इस बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वो लोग इतने फेमस क्यों नहीं है। तो उन लोगों ने आकर इसे चैलेंज किया। तो रास्ते में आने वाले सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स को वो हराता गया और उन सभी को हराते हुए आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसकी चलने के 7वें साल वो एक मार्शल आर्ट्स का पिलर बन चुका था, क्योंकि उसने बहुत ही पावरफुल नो रेप्यूटेड ग्रेट मास्टर्स और 5 वर्ल्ड के रिनाउंड ग्रैंड मास्टर्स को हरा दिया था। तो उसके सफर के 8वें साल उसके रास्ते में म्यूरियम किंग और उसकी आर्मी आई। म्यूरियम किंग ने उसका रास्ता रोका अपनी आर्मी की मदद से, लेकिन उसने उसकी पूरी की पूरी आर्मी को और साथ म्यूरियम किंग को भी हरा दिया और उनसे कहा कि तुम लोग मेरे रास्ते में आए ही क्यों, जबकि मैं यहाँ पर चुपचाप चलता हुआ जा रहा हूँ, तुम्हें मेरा रास्ता रोकने की क्या जरूरत थी। और फिर उसके सफर का 9वां साल आया। अपने सफर के 9वें साल उसने यहाँ पर जितने भी रिलीजियस टावर थे, यानी कि वो सारे के सारे रिलीजियस ग्रुप और इसके अलावा जितनी भी पावरफुल फोर्सेस थी, उन सभी को सप्रेस कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त सभी लोग उसी को मान रहे थे। लेकिन उसके सफर के 10वें साल सफर खत्म हो गया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंचता है, एक चट्टान के ऊपर, जहां पर उसके सामने सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। तो वो कहता है क्या ये दुनिया खत्म हो गई, क्या इसके आगे रास्ता नहीं है। इसी के साथ ही जब वो पीछे घूमता है तो वहां पर
उसके पीछे सभी लोग अपने अपने झंडे लेकर अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं, जैसे कि सभी दुनिया ने उसे अपना मास्टर मान लिया और सभी को पता है कि यही अब महान मास्टर है जिसको अपना मास्टर माना जा सकता है। यही वो बंदा बाई रियोंग था, बाई रियोंग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर था। यहाँ पर से हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में पहुंच जाता है, जहां पर हमारी स्नो गर्ल ने बैक्चुअल्स के साथ साथ हमारे सोमा दोनों को वहां पर आइस में कवर कर दिया। दोनों वहां पर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। गर्ल उसे कहती है कि पिछले कई सौ सालों से जब मैं यहाँ पर हूँ मेरा दिल जो है बर्फ में जम चुका है। मैं बिल्कुल एक हार्टलेस लड़की की तरह थी, लेकिन बाई रियोंग को देखकर मेरा दिल धड़का था। बाई रियोंग वो एक ऐसा मर्द था जिसे देखने के बाद मैं यहाँ पर ये महसूस किया कि वाकई मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी का दिखाया जाता है। तो हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो एक छोटी बच्ची होती है और वो फूलों के पास बैठी होती है और कहती है कि मुझे फूल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अफसोस कि मैं फूलों को टच नहीं कर सकती, क्योंकि स्नो गर्ल जो थी ये बचपन से इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी जिससे वो किसी को भी फ्रीज कर सकती थी। तो जैसे ही वो फूल को टच करती है वो फूल फ्रीज हो जाता है। मॉम उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि ये फ्लावर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और तुम्हारी आंखों में तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसी के साथ रिवर के दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े होते हैं। वो लोग उन्हें देखते चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर पहाड़ों में रहने वाली चुड़ैलें यहाँ पर आई है, ये स्नो गर्ल यहाँ पर क्या कर रही है, चलो जल्दी से दफा हो जाओ, अपनी माउंटेन में वापस चली जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक पत्थर हमारी बेचारी स्नो गर्ल के सर में पड़ता है और वो साइड के ऊपर से कुछ लड़के खड़े होते हैं। वो लड़के उनसे कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम चुड़ैले हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो हमारी स्नो गर्ल इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे शांत करती है और कहती है प्लीज बेटा शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर गुस्सा नहीं हो सकती वरना इन इंसानों को नुकसान पहुंचेगा। हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। वो दोनों चौसान माउंटेन के ऊपर चली जाती है। माउंटेन के ऊपर उन लोगों की एक केव होती है। वो दोनों माँ बेटी जो होती है वो उस केव के अंदर रहती होती है। मॉम अपनी बेटी के सर के ऊपर वहां पर मरहम लगा रही होती है और उसे कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही। वो कहती है नहीं मॉम मुझे दर्द नहीं हो रही। तो फिर साथ ही वो उसे कहती है जाकर सो जाओ, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर इस केव को छोड़कर जाना होगा, हम लोग किसी दूसरी माउंटेन में जाकर रहेंगे। तो स्नो गर्ल उसे कहती है लेकिन मॉम मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग यहाँ पर छुप कर क्यों रहते हैं, क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया है, हमें यहाँ पर से इस जगह को छोड़कर क्यों जाना है, सभी लोग हमारे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों करते हैं। तो उसकी मॉम आगे से बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती। स्नो गर्ल आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मॉम बताओ ना ये क्या कोई सीक्रेट है, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, हम लोग छुपे हुए क्यों हैं, तो बताओ कि आखिर हम लोगों ने क्या गलती की है, हमसे क्या बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से सभी लोग हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो, अभी तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। तो स्नो गर्ल रोना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन मॉम मुझे समझ नहीं आती कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं दोस्त नहीं बना सकती, मैं किसी भी फूल को टच नहीं कर सकती, मैं फूल को टच करती हूँ तो वो फ्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि वो जब रो रही होती है तो उसके आंसू जो निकलते हैं वो भी फ्रीज हो जाते हैं। तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। वो उसे कहते हैं कि मेरी बेटी दोबारा कभी भी रोना मत। इसके साथ ही उनकी जो केव होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। तो उन्हें लगता है जैसे केव गिरने वाली है। तो वो दोनों माँ बेटी जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं। तो मॉम उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, लगता है केव गिरने वाली है। जैसे वो दोनों माँ बेटी वहां से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं और ये सभी सोल्जर्स इनके हाथों में तलवारें होती हैं और तीर कमान होती है, ये इनको मारने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तो मॉम चिल्लाकर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा घर है, तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो उनमें से एक सोल्जर जो कि शायद इनका लीडर लग रहा था वो उसे कहता है कि हमने सुना है कि यहाँ पर चौंसन माउंटेन के ऊपर एक वुमेन रहती है जिसकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल डैन है, यानी कि एक स्पेशल ऑर्ब है, उस क्रिस्टल को निगलने से हम लोग अपनी वाइटैलिटी को बढ़ा सकते हैं। तुम उस डैन को मुझे दे देती हो, यानी उस स्पेशल क्रिस्टल को मुझे अपनी बॉडी से निकाल कर दे देती हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत नहीं मिलेगी जितनी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसी के साथ मॉम चिल्लाकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कोई मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर होते हैं, हम लोग इंसान हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैन नहीं है। और गुंडा अपने साथियों के साथ जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि वो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब हम लोग तुम्हारी बॉडी की चीर फाड़ करेंगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर से अगर वो पिल नहीं निकली तो फिर ये तुम्हारी बुरी किस्मत, अगर निकली तो फिर हमारी अच्छी किस्मत। यहाँ पर हम लोग एपिसोड 12 का एंड करेंगे और इस स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्नो गर्ल की स्टोरी सुनाई जा रही होती है जहां पर वो दोनों केव से बाहर निकलती है तो उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को लेना चाहते हैं, लेकिन असल में ये इंसान होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर कोई क्रिस्टल होता ही नहीं। तो उनमें से गुंडा जो होता है अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी बॉडी की चीर फाड़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्रिस्टल है या नहीं। तो इसी के साथ ही वहां पर उसकी मॉम जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं
करने दूंगी। वो अपनी बेटी को पीछे करती है और कहती है कि बेटा तुम यहाँ से दूर रहो, मुझे यहाँ पर इनको हैंडल करने दो। तो जैसे वो जाकर उनके ऊपर अटैक करती है तो वहां पर बहुत सारी क्रैशेस की आवाज आती है, स्लैशेस की आवाज आती है और वहां पर बहुत सारी स्लैशेस लगती है। जबकि स्नो गर्ल ये सब कुछ देख रही होती है तो वो वहां पर खड़ी अपनी मॉम को मरता हुआ देख रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम जो होती है वो आके बढ़ती है और आकर उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे कहती है मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो? तो वो उनसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उस मॉम की बॉडी के अंदर पूरी तरह से तीर धंसे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी वहां पर खून के साथ कवर होती है। बहुत सारे तीर और बहुत सारे बाले, टूटे हुए बाले उसकी बॉडी के अंदर धंसे होते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहती है मेरी बेटी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बिना भी यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। तुम्हें बहादुर बनना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सको। जिंदा रहने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो गर्ल से कहती है कि मॉम तुम्हारी हालत ऐसे कैसे है? तो मॉम क्या तुम यहाँ पर मरने वाली हो? तो उसकी मॉम से कहती है कि हाँ बेटा लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। हाँ यहाँ पर मैं तो तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारती रही तो एक ना एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुमसे प्यार करेगा और उसके साथ तुम दोस्ती भी करोगी और साथ ही तुम उससे प्यार भी कर पाओगी। अब तक तुम्हें वो अपना मिल नहीं जाता तब तक तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा और मैं यही चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी वादा है, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? तो स्नो गर्ल भी आगे से रोना शुरू कर देती है। तो हमारी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी, प्लीज रो मत। और इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसकी माँ मर जाती है। उसकी माँ के मरने के बाद स्नो गर्ल कहती है मॉम मैं यहाँ पर तुमसे वादा नहीं कर सकती, मैं वादा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मॉम तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी, मैं बस एक छोटी बच्ची हूँ। इसी के साथ ही वो बंदा उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जल्दी भेजने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना बाला उठाता है उसे मारने के लिए। तो स्नो गर्ल कहती है कि मैंने यहाँ पर उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे मरना नहीं है बल्कि अपनी मॉम के लिए। मॉम ने कहा था कि तुम्हें सर्वाइव करना है तो फिर मैं सर्वाइव करूंगी। और इसी के साथ ही स्नो गर्ल गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को अनलीश करती है। जैसे ही वहां पर अपनी पावर्स को अनलीश करती है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्नो क्रिस्टल्स निकलते हैं और वो स्नो क्रिस्टल्स सामने खड़े गुंडे की बॉडी को आर पार कर देते हैं, यानी कि वहां पर उसको छेद देते हैं और वहां पर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्नो गर्ल कहती है कि मुझे यहाँ पर अकेलापन और इसके साथ साथ जितनी भी उदासी और जितने भी गम को बर्दाश्त करना पड़ा, मैं सारे के सारे को इन इंसानों को 100 गुना ज्यादा करके लुटाऊंगी। और आज के बाद से मेरा एक ही मकसद है कि जितने बुरे इंसान हैं उन सभी को मारना है, चाहे जो भी मेरी टेरिटरी में घुसेगा मैं उसको मार डालूंगी। वहां पर वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है तो उसके साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे उसकी आइस के साथ हिट होने के बाद वहीं पर मर जाते हैं। तो गर्ल कहती है कि उस दिन के बाद से मैंने बहुत सारे क्राइम्स किए, इतने ज्यादा क्राइम्स किए कि जिनके बारे में कोई गिनती भी नहीं है, यानी मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है। सभी लोग मेरे नाम से डरने लगे, जहां पर भी मैं जाती थी वहां पर तबाही मचती थी और मैं सभी लोगों को मार डालती थी। इसी वजह से सभी लोग अब मुझसे बहुत ज्यादा डरते थे। मैंने ये तब तक जारी रखा जब तक कि मैं उस बंदे से नहीं मिली। उस बंदे का नाम बाई रियोंग था, वो मुझे चलते हुए रास्ते में मिला था। उस बंदे के साथ मैंने फाइट भी की थी और उस फाइट में मैं हार गई थी और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यही वो बंदा है जो कि वाकई में मुझसे प्यार कर सकता है, यही वो बंदा है जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। हमारा फिर से यहाँ पर प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर हमारी बैकचुआ और साथ में सोमा दोनों की बॉडीज वहाँ पर फ्रीज हो चुकी होती हैं। इसी के साथ ही हमारी स्नो गर्ल आगे बढ़ती है, अपना हाथ उसके मुंह पर रखती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या ही सोच रही हूँ, ये बात तो काफी साल पहले की है। आज तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम बाई रियोंग कैसे हो सकते हो, तुम तो एक छोटे लड़की हो लेकिन वो तो एक जवान मर्द था। आज ये हो सकता है कि तुम बाई रियोंग के बेटे हो सकते हो सकता है कि तुम उसके बेटे हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसके साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है और तुम्हारी पावर्स भी बिल्कुल वैसी हैं। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। बैकचुआ और हमारा सोमा इन दोनों की बॉडी के ऊपर से आइस जो होती है वो टूट जाती है। स्नो गर्ल जो होती है वो दोनों को ठीक कर देती है। उन दोनों की बॉडी के अंदर जो कोल्ड होती है वो दोनों की बॉडी के अंदर से कोल्ड को निकाल देती है और साथ ही उसकी बॉडी वहां पर विदर होना शुरू हो जाती है। तो वो उन दोनों से कहती है कि वैसे तो तुम दोनों के जहन में यहाँ पर बहुत सारे सवाल होंगे जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही जल्दी खुद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर जब उसकी बॉडी वितर हो रही होती है तो उसके अंदर से एक पपेट निकल रहा होता है क्योंकि ये भी उसकी असली बॉडी नहीं होती। बॉडी पूरी तरह वितर होने से पहले वो उससे कहती है कि तुम्हारे जहन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब तुम्हें जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहती हूँ। और इसी के साथ ही वो क्लोन जो होता है वो वहां पर गिर जाता है, जबकि उसकी रियल बॉडी को दिखाते हैं कि वो टावर के ऊपर, टावर नहीं बल्कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और सोच रही होती है। तब तक मैं भी यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से बाई रियोंग से मिलने वाली हूँ। बैकचुआ आगे बढ़ती है, पपेट को देखने के बाद कहती है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि हम लोग असली की स्नो गर्ल से फाइट कर रहे हैं लेकिन ये भी एक पपेट निकला। सोमा उसे कहता है कि ओए स्विंडलर कहेगी मेरी बात सुनो, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो बैकचुआ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म तो आ रही होगी कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी के साथ ही वो अपने पास से एक कॉइन जो होती है उसकी तरफ फेंक दिया। तुम्हारा सोमा उस कॉइन को कैच करता है तो वो उसे कहती है तुमने कहा था कि तुम 1 रुपए में कुछ
भी करोगे, चलो तुम्हारी कीमत तुम्हें मिल गई है। साथ ही वो चलाकर उसे कहती है कि आज के बाद से हाकूल के एरंड बॉय सोमा तुम मेरे लिए काम करोगे, आज के बाद से मैं तुम्हें अपना पर्सनल एरंड बॉय बनाती हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम्हारा सोमा उसे कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा मजाक किया था, मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पुश ओवर हूँ? इसी के साथ ही वो अपने पास से 3 और सिक्के निकालती है और उसकी तरफ फेंक देती है। तुम्हारा सोमा उन 3 सिक्कों को भी कैच कर लेता है और उसे कहता है मुझे ये बताओ कि मुझे कहां से काम स्टार्ट करना है और क्या काम स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ ही बैकचो वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है अब तुमने काम की बात की ना। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर हमारा सोमा बैठता था, तो उसने वहां पर पेपर पर लिखकर लगा दिया होता है कि टेम्पररी क्लोज, यानी कि मैं यहां से कुछ दिनों के लिए काम को छोड़कर जा रहा हूं, छुट्टी है। लेकिन वो दूसरा लड़का अभी भी वहां पर बैठा होता है, दूसरा लड़का वहां पर बैठा नावल पढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही वैगमा वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम वो हो, क्या तुम वो ही एरंड बॉय हो जिसका नाम सोमा है? तो वो उसकी बात सुनने के बाद से इशारा करते हुए कहता है नहीं, मेरा नाम सोमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूसरी सीट के ऊपर जो लड़का बैठता है उसका नाम सोमा है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। वैगमा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दूसरे लड़के से कहता है कि जब भी तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आए तो उसे कहना कि वैगमा उसे ढूंढ रहा था। जैसे वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम वैगमा है, तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उसे कहता है तो तुम्हारा नाम वैगमा है, तो मारियोंग फोर्ट्रेस का 6th रैंकिंग का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो सोचने वाली बात ये थी कि इस लड़के को कैसे पता चला कि ये मारियोंग टेंपल का 6th रिप्रेजेंटेटिव है, और वो भी वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो हमारा जो लड़का होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये वार तो यहाँ पर नहीं रुकने वाली, और इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। वैगमा जैसे पीछे की तरफ घूमता है वो वहां से गायब हो चुका होता है, और इसी के साथ ही जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है वो तलवार लेकर उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, यानी वो लड़का वहां पर जो बैठा हुआ था। इस बात से वैगमा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा जो लड़का होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैगमा ने उसकी तलवार को पकड़ लिया होता है, वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर नहीं दंसी होती बल्कि उसके बाजू के अंदर होती है जहां पर उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ा होता है, और इस बात से वो लड़का भी काफी हैरान होता है। वैगमा अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर अपने प्रेशर के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है। जैसे वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो वहां पर उसे लगता है कि वो इस प्रेशर के साथ उस लड़के को ढेर कर देगा, क्योंकि इस प्रेशर के साथ आपको पता है कि नौकर सारे मर जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो हीरो होता है, यानी ये भी एक साइड हीरो ही है, तो वो वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस सारी की सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने से अपने आप को बचा लेता है। तो ये देखने के बाद वो वैगमा से कहता है कि तुम कोई आम से लड़के नहीं हो, बल्कि लगता है कि तुम एक प्रोफेशनल हो जो यहाँ पर मेरी पावर्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। तो सोमा के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, यानी कि वो भी एक मास्टर है, वो भी कोई आम सा बंदा नहीं है। तो इसकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वैगमा द डीमन जो होता है वो हमारे सोमा को मारने के लिए हाकूल में पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर आने के बाद वो लड़का जो कि हमारे सोमा के साथ बैठा होता है, लड़कियों के शूलेसेस बांधने वाला, वो वहां पर अपनी तलवार उठाता है और सोमा की तरफ आगे करते हुए उसकी बॉडी में दंसा देता है, लेकिन सोमा उसकी तलवार को पकड़ लेता है। सॉरी सोमा नहीं, वो वैगमा। तो वैगमा उसकी तलवार को वहां पर पकड़ लेता है। इसी के साथ ही वैगमा अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिलीज करता है। जब वो पॉइजनस गैस को रिलीज करता है तो हमारा जो हीरो होता है, साइड हीरो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका नाम बायरियो होता है। बायरियो यहाँ पर उसके अटैक को नॉलिफाई कर देता है, उसके पॉइजन के अटैक को उसके पॉइजन के साथ वो हिट नहीं होता, जिसकी वजह से वैगमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो, तुम कोई आम से बंदे नहीं हो। जहाँ पर हमें एक स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है, एक स्पेशल टेक्निक जिसे स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड कहा जाता है। स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है, अगर 10 लोगों को इस तलवार की टेक्निक को चूज करने का मौका मिले तो 10 के 10 इसी को टेक्निक को चूज करेंगे, यानी कोई भी यहाँ पर किसी दूसरी टेक्निक को चूज नहीं करेगा, लेकिन 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो कि इसको सीख पाएगा। ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक जो है इसके काफी सारे लेवल्स हैं और उसके लेवल्स इतने पावरफुल है कि इन लेवल्स के साथ आप जैसे जैसे लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे इसका स्ट्राइक लेवल बढ़ता जाएगा और इसके साथ आपको श्योर विक्ट्री मिलेगी। अगर आप इसकी टेक्निक्स को करेक्टली सीख लेते हैं, जहाँ तक कि आप पूरे के पूरे माउंटेन्स को काट सकते हैं, जहाँ तक कि आप लाइटनिंग को भी काट सकते हैं। लेकिन इस तलवारबाजी की टेक्निक को जिस बंदे ने बनाया था, टाइशान स्वॉर्ड एम्परर, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर पाया हो। हमारा ये एरंड बॉय जो कि लड़कियों के तस्मे बांधता है, इसका नाम बायरियो है और बायरियो जो है इसने इसी स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे बायरियो की बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। तो नेक्स्ट सीन यहाँ से हमें डायरेक्टली गैंगनम सिटी का दिखाया जाता है। गैंगनम सिटी में एक बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। इतना अमीर आदमी था कि उसे गोल्ड मास्टर भी कहते हैं, यानी कि उसके पास वो इतना सोना था कि उसका पूरे का पूरा चैम्बर सोने से भरा हुआ था। बंदे की फैमिली
गैंगनाम सिटी की 5 महान फैमिलीज में से एक फैमिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर फैमिली से किंग ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था और इसका नाम ओ मैन सैंग था। ओ मैन के घर में कोई बच्चा नहीं था और काफी उम्र गुजरने के बाद यानी कि जब वो तकरीबन बुढ़ा हो चुका था उस वक्त उसे जाकर एक बेटा मिला, लेकिन उसका बेटा यानी बायरू वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसने अपने बच्चे का नाम बायरू रखा। वो बच्चे को उठाता और कहता है कि इतना कमजोर क्यों है, और उसके बाद से उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे को बेहतर बनाना है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगा और साथ ही वो काफी ज्यादा परेशान भी रहता था। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया और उनको अपने बेटे को चेक करवाया और उनसे कहा कि मेरे बेटे को ठीक करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बाकी के सेहतमंद बच्चों की तरह हो। एक हकीम ने उसे आकर कहा कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है लेकिन अगले साल जब मर जाएगा। सैंग ने उसी वक्त अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि मेरे पास जितना पैसा है मैं सारे का सारा पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन चाहिए, दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर चाहिए, मैं अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहता हूँ। सभी लोग उसके लिए मेडिसिन और डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उससे अगले साल जब बेटा उसका 1 साल का हुआ तो उस वक्त उसे शाओलिन टेम्पल की स्पिरिचुअल मेडिसिन दी गई। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कीमती मेडिसिन थी, जिसके बदले में उसे एक गोल्ड का बना हुआ बुद्धा देना पड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन उसने अपने बेटे को खिलाई। जब उसका बच्चा 2 साल का हो गया उस वक्त उसे 1000 साल पुरानी जेंसिंग दी गई। वो एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन थी, 1000 पुरानी जेंसिल, ये वाली जेंसिन मेडिसिन थी, तो हालांकि काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा महंगी मिली, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे को खिलाई। और जब उसका बेटा 3 साल का हो गया तो उसने बायरू को एक 100 साल पुराने ओल्ड बेल्बुअस हर्ब खिलाई। वो भी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कीमती हर्ब थी, जिसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो बायरू जब जब वो मेडिसिन खाता रहता उसकी जो तबीयत थी वो ठीक रहती, यानी कि वो ठीक रहता और उसके बाद फिर से वो कमजोर होना शुरू हो जाता। जब बायरू 7 साल का हो गया तो 7 साल का होने पर उसे रेड बैम्बू और उसके साथ साथ स्नो लोटस, वो भी एक स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स थी, वो उसे खिलाई गई। यहाँ तक कि उसने एक स्पेशल मेडिसिन जिसको ब्लड ग्रेप्स कहा जाता है वो भी खा ली, जो कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हैं। और जब वो 10 साल की उम्र का हुआ था उसने तब ये ब्लड ग्रेप्स को खाया था। पर उसी हकीम को दिखाते हैं, उस हकीम ने जिसने कहा था कि 1 साल के बाद जब मर जाएगा वो वापस आता है और आकर उसके बाप से कहता है कि ओह मैन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे को मेडिसिन खिलाना बंद करना होगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, अगर तुम इसे मेडिसिन नहीं भी खिलाओगे तब भी ये जिंदा बच जाएगा। ओ मैन सैंग जो था वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा हेल्दी देखना चाहता था, इसी वजह से उसने हकीम की बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और अभी भी उसे बहुत सारी मेडिसिन खिला रहा था, क्योंकि उसके पास जो पैसा था उसने सारे का सारा जाया कर दिया। उसके पास जितना गोल्ड था वो सारा मेडिसिन के ऊपर खर्च कर दिया और अब उसके पास सिर्फ आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं। उसे कहा जाता है कि नदी के किनारे का सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक प्लाट का टुकड़ा बचा है और बाकी सब कुछ हमने बेच दिया है तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन लाने के लिए। ओ मैन सैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, वो आखिरी टुकड़ा रहने दो और बाकी का सब कुछ बेच दो। फाइनली जब बायरू 15 साल का हुआ तो बायरू के हाथ में 2 चीजें लगी, 2 ऐसे डैन लगे, यानी 2 कोड लगे, जो कि एक में उनमें से एक जो था वो 1000 साल पुराने ड्रैगन का था जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है और दूसरा 1000 साल पुराने सेंटीपीड का था जो कि आइस वॉल्स में रहता है। पता नहीं बायरू के हाथे ये दोनों पिल्स कहां से आई, लेकिन वो दोनों पिल्स उसके सामने पड़ी होती हैं। दोनों पिल्स एक आइस स्पिरिट पील है और दूसरी फायर स्पिरिट पील है और दोनों पिल्स को वो एक साथ खा जाता है। जैसे वो दोनों पिल्स को एक साथ खाता है तो इन दोनों पिल्स को एक साथ खाना बिल्कुल भी मना है। उसकी बॉडी जो है वहाँ पर चेंज होना शुरू हो गई, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल रहा हो और उसका गला जो है वो यहाँ पर दब रहा होता है, उसे सांस नहीं आ रहा होता और वो जल्दी से भागता हुआ पानी की तरफ जाता, कहता है मुझे पानी चाहिए। उसका बाप और बाकी के सभी लोग वहाँ पर जो नौकर होते हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि बायरू को क्या हुआ, यंग मास्टर बायरू ये पानी की तरफ कहाँ पर जा रहा है। तो बायरू जाकर पानी के अंदर लेट जाता है। जब वो पानी के अंदर लेटता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी हीट निकल रही होती है, इतनी हीट निकल रही होती है कि उसके आसपास का जितना पानी होता है सारा इवेपोरेट हो रहा होता है। तो सभी देखने वाले हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं अचानक से यंग मास्टर को क्या हुआ, इसके आसपास जितना पानी है वो सारे का सारा बॉयल होता जा रहा है। 5 दिन तक हमारा बायरू वहीं पर पानी के अंदर पड़ा रहता है और 5 दिन के बाद आसपास के झरने का जितना पानी होता है सारे का सारा सूख जाता है उसकी बॉडी के अंदर से हीट निकलने की वजह से। उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में एक नया चेंज आता है कि वहाँ पर आसपास में जितना पानी होता है वो सारे का सारा बर्फ बन जाता है। कि बायरू ने यहाँ पर 2 पिल्स खाई थी, एक फायर वाली पिल और एक आइस वाली पिल, तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर अलग अलग होता है। मैन सैंग जो होता है वो कहता है कि जाओ जल्दी से जाकर बर्फ को तोड़ो, मेरे बेटे को अंदर से बाहर निकाला। तो वो लोग जाकर उस बर्फ को तोड़ना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर जब बर्फ को तोड़ते हैं तो बर्फ को तोड़ने के बाद देखते हैं कि बायरू की बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले जब वो यहाँ पर एक बहुत ही मोटा और भद्दा सा लड़का था, लेकिन अब वो एक बहुत ही हैंडसम और क्यूट सा लड़का बन चुका होता है कि उसने यहाँ पर फायर और आइस को खाया था, यानी कि जिन और जैंग को 2 पिल्स को खाया था। इसकी वजह से उसकी जिन और जैंग बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस हो चुकी थी और अब यहाँ पर वो बिल्कुल एक रीबॉर्न पर्सन बन चुका है। लेकिन रीबॉर्न होने के बावजूद अब वो एक बहुत ही गरीब लड़का है, क्योंकि उन लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक झोंपड़ी होती है। नदी के किनारे एक झोंपड़ी में वो दोनों बाप बेटा बैठे होते हैं। तो मैन सैंग अपने बेटे को बता रहा था, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गरीब होने की वजह क्या है? हमारे गरीब होने की वजह तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है कि हम लोग इतने ज्यादा गरीब हो गए हैं। कभी मुझे किंग ऑफ गोल्ड कहा जाता था, मेरे एक दराज में इतना सोना पड़ा होता था कि तुम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब देखो यहाँ पर हम लोग बैठे आलू खा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, यानी कि तुम जाओ जाकर काम करो, पैसे कमा कर लाओ और मुझे भी साथ में खिलाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपने बाप की बातें सुन रहा था। इसी के साथ
साथ ही बाहर से आवाज आती है, कोई कहता है क्या मैनसेंग यहाँ पर है। तो वहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि म्यूरियम के 12 मास्टर्स में से एक है। तो मास्टर डाइहो जैसे वहाँ पर आते हैं तो ओमेनसेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तो वो उसे वहाँ पर वाइन पिलाते हैं और उसके साथ बैठे होते हैं और उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। जबकि मास्टर डाइहो से कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने आइस पील और फायर पील दोनों को एक साथ निकल लिया था और 10 दिन तक वो वहाँ पर पानी के अंदर पड़ा रहा था। ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि अगर इन दोनों पिल्स को एक साथ निकल लिया जाए तो इसके साथ बॉडी स्वेल हो जाती है और बॉडी फट जाती है। लेकिन तुम्हारा बेटा वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। तो वो उसी के बेटे की तरफ ही देख रहा होता है। वो जब उसे देख रहा होता है तो उसी साथ ही उसका बाप उसे बताता है, क्योंकि मेरे बेटे ने बचपन से जब ये पैदा हुआ है तब से लेकर अब 15 साल की उम्र तक मैं इसे बहुत सारी रेयर हर्ब्स और जड़ी बूटियां खिलाता रहा हूँ, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुकी है। तो मास्टर डाइहो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट जिन और जैंग वाली बॉडी। ऐसी बॉडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो वो उसे कहते हैं, क्या तुम इसे यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हो? अगर सिखाना चाहते हो तो तुम इसे मुझे सौंप दो, यानी कि मेरा स्टूडेंट बना दो। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स है, एक तलवारबाजी की टेक्निक है जो बहुत ज्यादा महान लोगों के लिए है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने के दौरान ये मर भी सकता है। तो उसके फादर कहते हैं, कोई नहीं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद मास्टर डाइहो बायरयू को अपने साथ लेकर एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जहाँ पर देखकर तुम्हें क्या लगता है? तो बायरयू नीचे की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गहरा है, तो यहाँ पर इवन मैं जहाँ पर नीचे की तरफ देख भी नहीं पा रहा। तो मास्टर बायरयू से कहते हैं, पर 10 लोग जो नीचे गिरते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बाहर निकल पाता है और बाकी सभी लोग मर जाते हैं। मैं जहाँ पर तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर 5 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो महाराज बायरयू उनकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर डाइहो, इस बात का क्या मतलब है? और इसी के साथ ही मास्टर डाइहो जो होते हैं उसे किक मारते हैं और वहाँ पर नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहे तो बाहर आना और उसके बाद आकर मुझे अपना मास्टर कहना और मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हें कुछ सिखाऊंगा भी। लेकिन फिलहाल के लिए तुम जाओ और जाकर नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और बायरयू ऊपर से नीचे की तरफ चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। उसके बाद होता है कि बायरयू जो होता है वो 5 दिन के टाइम लिमिट के अंदर अंदर वहाँ पर उस माउंटेन को चढ़कर ऊपर आ जाता है और उसके मास्टर जो होते हैं वो उसे वहाँ पर टेक्निक सिखाना स्टार्ट करते हैं। उसे वो थंडर स्टील स्वर्ड सिखाते हैं। वो ये वाली टेक्निक उसे सिखाते हैं और उसे बताते हैं कैसे तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करना है। स्टील ड्रैगन स्वर्ड, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव जो है वो मास्टर कर पाया है। इसके टोटल 8 मूव है, लेकिन 8 मूव्स को अभी तक किसी ने भी मास्टर नहीं किया। यहाँ पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर बायरयू जो होता है अपने पहले मूव को यूज करने लगा है। बायरयू कहता है स्टील ड्रैगन स्वर्ड फर्स्ट मूव। तो दूसरी तरफ से जहाँ पर वेगमा ने उसके हाथ में अपनी तलवार को पकड़ा होता है, तलवार उसके हाथ से निकलती है और इसी के साथ ही वो उसके बाजू को काट देता है। यानी कि हमारा जो बायरयू होता है वो अपनी तलवार से वेगमा के एक बाजू को काट देता है और वेगमा भी इस बात से काफी हैरान होता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। वेगमा जब वहाँ पर अपने कटे हुए बाजू को पकड़कर खड़ा होता है, इसी के साथ ही हमारा बायरयू जो होता है वो जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जाता है और अपनी स्टील ड्रैगन स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। वो उसकी गर्दन काट देता है और साथ ही उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को वैसे पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं इस वक्त म्यूरियम का सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूँ। मेरा नाम कैप्टन बायरयू है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बायरयू जो होता है अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर पहले वेगमा के एक बाजू को काटता है और इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि मैं एक सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूँ, यानी कि म्यूरियम की जो सेपरेट यूनिट है उसका मैं कैप्टन हूँ। मेरा नाम कैप्टन बायरयू है। यहीं पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें दिखाते हैं कि कैप्टन बायरयू जो होता है वहीं पर अपनी जगह के ऊपर स्टिल खड़ा होता है, जहाँ पर पहली बार वेगमा ने उसकी तलवार को पकड़ा था। यानी कि उसने उसको मारा नहीं, बल्कि ये जो पॉइजन था वो इल्यूजन कास्ट करने वाला पॉइजन था और जिसकी वजह से हमारे बायरयू को लगता है कि उसने उसकी गर्दन काट दी, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वेगमा बायरयू से कहता है कि तो कैप्टन तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नादान निकले, तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें तुमने शायद मुझे मार भी दिया हो, लेकिन असल में 4 सोल पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो कि तुम्हारी सोल के अंदर तक चला जाता है और जाकर तुम्हें हेलुसिनेशंस दिखाता है, ऐसी हेलुसिनेशन जो कि बिल्कुल रियल होती हैं। और इसकी एक और खास बात यह है कि जब दूसरा बंदा तुम्हारे पर अटैक करता है तब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, ना तुम्हें दर्द महसूस होगा ना तुम्हें डर महसूस होगा। यानी कि अगर मैं तुम्हारी गर्दन भी काट देता हूँ तब भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। फिर साथ ही वेगमा जो होता है वो वहाँ पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वेगमा जैसे ही वहाँ बायरयू को एक पंच मारता है तो बायरयू उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार को तोड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर की तरफ जाकर गिरता है और साथ ही वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर एक सपना देख रहा था, क्योंकि पंच पड़ने की वजह से वो यहाँ पर होश में आ रहा था। वो कहता है कि ये क्या नहीं, ये कोई सपना नहीं था, लगता है कि उसने मुझे यहाँ पर किसी टेक्निक में फंसाकर कोई हेलुसिनेशंस दिखाई हैं। यहाँ पर नीचे गिरने के बाद भी अभी भी उसकी तलवार उसके हाथ नहीं होती है। तो वेगमा कहता है कि जरा देखो तो सही, हालांकि ये मेरे पॉइजन की वजह से होश में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी तलवार को नहीं छोड़ा, इसने
अपनी तलवार भी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो वैगमा ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी टेनासिटी को एडमायर करना होगा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि तुम मरने वाले हो तो चलो जल्दी से तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। तो वो जंप करते हुए सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर लैंडिंग करने लगा। जैसे वो वहां पर उसके ऊपर जंप करता है, इसी के साथ ही हमारा बायरयू जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और वहां पर उसके पैरों के सामने कर देता है ताकि उसे ब्लॉक कर सके। तो वैगमा जो होता है जब वहां पर लैंडिंग करता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन बाद में दिखाते हैं कि वो उसकी तलवार के ऊपर खड़ा होता है। बायरयू अपनी तलवार को सामने करते हुए वहां पर उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो वैगमा उसे कहता है कि ये क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसका एंटीडोट मिल गया, तुम्हारे पास फोर्सफुल पॉइजन का एंटीडोट इतनी जल्दी कहां से आ गया। बायरयू उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास फोर्सफुल पॉइजन है और वो लोग पहले से इस एंटीडोट को ले सकते हैं। अपनी तलवार को घुमाता है जिसकी वजह से वैगमा जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। बायरयू में यहाँ पर उठने के बाद बताता है कि उसने पहले एंटीडोट को ले लिया था क्योंकि उसे पता था कि वैगमा द डीमन जो है ये पॉइजन को मास्टर किया हुआ है और ये पॉइजन को अपनी बॉडी से रिलीज करता है, इसी वजह से उसने पहले एक आल एंटीडोट लिया हुआ था। ऐसे वहां पर ये सोच रहा था कि उसने एंटीडोट ले लिया। इसी के साथ ही वैगमा की किक उसके सर के करीब होती है। वो उसे कहता है कि बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो यहाँ पर मैं हूँ। जब वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो इसी के साथ हमारा बायरयू उड़ता हुआ साइड के ऊपर जाकर एक घर के साथ टकराता है और उस घर को तोड़ता हुआ उस घर के अंदर जाकर गिरता है। जब वो अंदर जाकर गिरता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से यहाँ पर खतरा है। बायरयू उठने के बाद फिर से कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही मेरा मसला नहीं है बल्कि इसकी अनमैचेबल स्ट्रेंथ वो भी एक मसला है और ऊपर से अपनी बॉडी के ऊपर एक आयरन का फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ है जो कि ओल्ड आयरन से बना हुआ है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और साथ में पॉइजन और साथ में इसकी स्पीड ये सारे के सारे इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वैगमा जैसे वहां पर उस घर के अंदर एंटर होता है तो वहां पर आसपास की हवा के साथ उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन जो रिलीज होता है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाता है। तो हमारा बायरयू कहता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन निकल रहा है वो हवा की वजह से पूरे घर में फैल चुका है। इस पॉइजन में लगातार फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वैगमा वहां पर आने के बाद कहता है कि बच्चे तुम्हारी आंखों में इस वक्त मुझे डर दिखाई दे रहा है। हमारा बायरयू से कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों में डर है, और इसी के साथ ही वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर पहली बार मास्टर डाइहो ने उसे उस केव के अंदर फेंक दिया था और वो उस केव के अंदर से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल के साथ इतने दिन लगाने के बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, अपने हाथ जख्मी किए हुए होते हैं और पसीने से शराबूर वहां पर ऊपर की तरफ आता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और लंबे लंबे सांस लेते हुए फाइनली जब वो ऊपर पहुंचता है कहता है कि मास्टर मैं आ गया। तो मास्टर जो होते हैं उसके सर के ऊपर वाइन डालते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा, जरा अपनी आंखों के अंदर देखो, तुम्हारी आंखों के अंदर कैसा लुक है। तो बच्चे मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने अपने मास्टर को इतने दिनों तक यहाँ पर इंतजार करवाया, मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गया था। अब जबकि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर इस बड़ी सी दरार को देख रहे हो। तो वो उसे बताते हैं क्या तुम्हें ये बड़ी सी दरार दिखाई दे रही है। तुम्हें पता है कि ये बड़ी सी दरार कैसे पड़ी थी। यहाँ पर एक मास्टर जिसका नाम द ग्रेट च्योल सान था, उसने यहाँ पर गैंगरियोंग पैशियोन टेक्निक को आजमाया था, उसने इस टेक्निक को यहाँ पर यूज किया था। तो हमारा बायरयू जब उस दरार की तरफ देखता है तो वो दरार दूर तक गई होती है, यानी कि दूर काफी लंबी दूर तक वो दरार पड़ी होती है। उसकी तलवार की वजह से यहाँ पर इतनी गहरी दरार पड़ गई होती है। मिस्टर डाइहो यहाँ पर हमारे बायरयू से कहते हैं क्या तुम इस टेक्निक को सीखना चाहोगे, मैं तुम्हें इस टेक्निक को सिखाऊंगा। हालांकि इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम भी यहाँ पर इतनी बड़ी दरार डाल पाओगे। तो मास्टर से कहते हैं कि इस स्पेशल टेक्निक के 8 मूव्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम 3 से ज्यादा मास्टर कर पाओगे क्योंकि 3 से ज्यादा मास्टर्स कोई भी नहीं कर पाया। इसी के साथ ही उसे वहां पर सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो उसे सेकंड मूव के बारे में बताते हैं, सेकंड मूव, फिर उसे थर्ड मूव के बारे में बताते हैं। पर क्योंकि फिलहाल के लिए हमारा जो बायरयू है वो सेकंड मूव को यूज करने वाला है, ड्रैगन स्टील स्वर्ड के सेकंड मूव को, जिसका नाम 1000 हिमनली वेव होता है। वो अपनी तलवार को वहां पर ग्राउंड के ऊपर लगाता है और साथ ही 1000 हिमनली वेव स्वर्ड को यूज करता है। जब उसे यूज करता है तो वहां पर उसके आसपास एक बड़ा सा गोल दायरा बनता है, एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा गोल दायरा, और उस गोल दायरे के साथ वहां पर जब वो टेक्निक को एम्पलीफाई करता है, उसको पूरी तरह से यूज करता है, तो इसी के साथ ही वहां पर नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। हमारा बायरयू उस ग्राउंड के साथ वहां पर नीचे आ जाता है और इसके साथ साथ वैगमा भी उसके साथ ही वहां पर नीचे आ जाता है। इतना गहरा कुआं होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे बायरयू ने वहां पर आसपास की जमीन को कट किया और उसे जमीन के अंदर दंसा दिया ताकि वो दोनों वहां पर अंडरग्राउंड में चले जाएं। तो वैगमा से कहता है कि लड़के लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा होशियार हो, आखिरकार तुमने मेरे पॉइजन का तोड़ निकाल ही लिया। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे सोमा का दिखाया जाता है। तो सोमा बेचारा जो होता है वहां पर बुरी तरह से फंस चुका है। उस लड़की ने उसे 4 मोहरे दिए थे, यानी 4 उसे कॉइन्स दिए थे और अपने लिए कहा था कि तुम आज के बाद से मेरे एरेंड बॉय हो। एरेंड बॉय होने का मतलब ये नहीं था कि वो उसे अपना गुलाम बना ले। तो हमारा सोमा जब उसे वहां पर पंखा छोड़ रहा होता है उसी के साथ उसे वहां पर महसूस होता है कि कोई फाइट कर रहा है। तो हमारा सोमा दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। तो बैचुआ उसे कहती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर उस तरफ क्या देख रहे हो, तुमने पंखा झोलना बंद क्यों कर दिया। सोमा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं दोबारा से झोलना स्टार्ट करता हूँ। और वो फिर से वहां पर से पंखा झोलना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही उसकी नजर दूसरी तरफ भी होती है, यानी उसे
महसूस हो रहा था कि जहाँ पर कोई दो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। तो फाइट का सीन दिखाते हैं उस गहरे गड्ढे के अंदर, जहाँ पर एक तरफ बायरू होता है, दूसरी तरफ हमारा वैगमा होता है। वैगमा उसे कहता है कि इस गड्ढे के अंदर हवा नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने पॉइजन को फैला नहीं पाऊंगा। तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी और तुम्हारा आइडिया भी काफी अच्छा है। साथ ही वैगमा कहता है कि मैंने यहाँ पर सेपरेट यूनिट के कैप्टन के बारे में सुन रखा है, मैंने कहानियां सुनी है कि म्यूरियम यूनिट का जो सेपरेट यूनिट का कैप्टन है उसने 5 स्टार्स हासिल किए थे गैंगरियोंग पैचियोंडो टेक्निक में। तो वो बायरू से कहता है कि वाकई में वो कैप्टन तुम हो जिसे 5 स्टार्स मिले हैं। तो हमारा बायरू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर उस पॉइजन से तो निपट लिया, लेकिन अब इसके आयरन आर्मर को हटाना होगा। पॉइजन तो क्या, अब इसका आयरन आर्मर हटाते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसके हाथों के ऊपर से इसके आर्मर को हटा दूं, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही पॉइजन बन चुकी है। जरा इसके हाथों की तरफ देखो, जहाँ पर इसने पंच बनाया हुआ है, इसका अपना ही जो बॉडी का पॉइजन है वो इसके आर्मर को पिघला रहा है। यानी कि ये इतना ज्यादा लीथल हो चुका है, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पॉइजनस हो चुकी है कि ये अपने आर्मर को पिघला सकती है। वजह से मैं जहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वैगमा से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया था कि मुझे बैकचुआ को वापस लेकर आना और सोमा को सबक सिखाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे मास्टर इस बात से बिल्कुल भी नाराज होंगे अगर मैं म्यूरियम यूनियन के कैप्टन को यहाँ पर मार डालता हूँ। एक कैप्टन को मारने से बड़ी बात और क्या हो सकती है। बायरू कहता है कि अगर ये फाइट यहाँ पर इस तरह चलती रही तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा घाटा पड़ने वाला है। तो मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में। और वो अपनी तलवार लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इस बार जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारे स्लैशेस लगाता है। तो बायरू की स्लैशेस जो होती है वहां पर लकड़ी के टुकड़ों और साथ में उसके आर्मर के ऊपर भी लग रही होती है। वो बार बार उसके आर्मर के ऊपर लगती है, लेकिन वो अपनी आर्मर को सामने कर रहा होता है, बाजुओं को सामने की तरफ करता है ताकि वो सभी अटैक्स वहां पर ब्लॉक कर सके। और बायरू लगातार उसके ऊपर स्लैशेस लगा रहा होता है। बायरू कहता है कि इसका आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, मैं अपनी तलवार की स्ट्राइक्स के साथ भी इसके आर्मर को काट नहीं पा रहा। लगता है कि मुझे ऊपर वाली साइड से इसके ऊपर अटैक करना होगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर वाली साइड पर चला जाता है और अपनी तलवार लेकर जैसे ऊपर से उसके सर में दंसाने लगता है। तो वैगमा इसी के साथ उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, इस तरह के ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगे, अब तुम्हें खत्म करने का वक्त है। और वो तलवार के साथ उसे पकड़ता है और वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो बायरू बेचारा ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरता है और इसी के साथ ही वैगमा अपने पंच में पावर रिलीज करता है और पॉइजन के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसे पंच मारता है तो हमारा बायरू जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है ताकि अटैक को अवॉइड कर सके। और इसी के साथ ही वैगमा अपना पांव उठाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है। और इस बार हमारा बायरू जो होता है वो बच नहीं पाता। उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि हमारा बायरू जो होता है वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर गिरता है, जमीन को तोड़ता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को सहारा देते हुए वहां पर बचाता है। तो वैगमा भी गड्ढे के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास 5 स्टार्स हैं तो तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन 5 स्टार वाला बंदा इतना ज्यादा कमजोर होगा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम इतने कमजोर क्यों हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने वाले हो जो होल्ड बैक कर रहे हो? और वैगमा उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार जब उसे पंच मारता है तो हमारा बायरू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो अटैक जो होता है वो जाकर तलवार के साथ टकराता है और तलवार भी वहां पर टूटने वाली हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ये 1-2 हिट के साथ टूट जाएगी। तो वैगमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना रहे हो, लेकिन चाहे तुम कोई भी प्लान क्यों ना बना लो, आखिर पर तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही बायरू से उसके मुंह पर एक किक मारता है। जैसे वो वहां पर उसके मुंह पर एक किक मारता है तो उसके मुंह के ऊपर से मुखौटा हट जाता है। तो मुखौटा हटने के बाद वैगमा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो कमजोर से फुटवर्क मेरे पर काम करेंगे? तुमने मेरा मास्क हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम डीमन एम्परर बाइटिंग ग्रैस्प होता है उसको यूज करता है। अपने पंजे को आगे की तरफ करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बायरू नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि पीछे पेड़ के ऊपर जाकर उसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेड़ का आधा हिस्सा बीच में से निकल जाता है। वैगमा उसे कहता है कि तुम कितनी देर तक मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे? इसी के साथ ही अगला पंच जो होता है वो बायरू की कमर में पड़ता है और उसकी कमर में जैसी वो पंच पड़ता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल होता है कि उस बेचारे के मुंह से ब्लड निकलता है और साथ उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही वो पेड़ भी दिखाते हैं कि वो पूरे का पूरा पेड़ ही सेंटर से उड़ जाता है। और बायरू उड़ता हुआ सीधा जाकर उस पेड़ के साथ टकराता है और वहीं पर जाकर नीचे गिरकर सामने की तरफ देख रहा होता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वैगमा को यहाँ पर कौन हराएगा, क्या हमारा सोमा हराएगा या फिर बायरू खुद यहाँ पर इसको हराने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वैगमा जो होता है वो कैप्टन बायरू को ओवर पावर कर देता है। वो उसे लास्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जो कि उसकी कमर में पड़ता है। वो उड़ता हुआ पीछे पेड़ के साथ जाकर टकराता है और वहां पर गिरकर सामने की तरफ देख रहा होता है कि वैगमा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बेचारे के ऊपर के सारे कपड़े भी फट चुके होते हैं। तो इसी के साथ ही वैगमा जब आगे बढ़ता है तो अपनी बॉडी के अंदर से एक और नया पॉइजन रिलीज करता है। वो पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसे कॉर्प्स पॉइजन कहते हैं, यानी पॉइजन ऑफ डेथ कहते हैं, जो कि किसी भी चीज को हिट करता है तो वो चीज जो है उसी वक्त मुरझा जाती है और मर जाती है। जैसे कि वहां पर एक फ्लावर होता है, वो जैसे उस पॉइजन के साथ हिट होता है तो फ्लावर वहीं पर मुरझा जाता है या जल जाता है। तो वैगमा उसे कहता है कि ये पॉइजन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसे पॉइजन ऑफ डेथ कहते हैं। जहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे पत्ते पूते और जहां पर बड़े बड़े पेड़ भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ कि जब मेरा ये पॉइजन ऑफ डेथ जो है इस पूरे हाक गूल को पूरी तरह से कवर कर देगा चारों तरफ से, तो यहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं उनमें से कौन कौन सर्वाइव कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई बच पाएगा। तो कैप्टन बायरू मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इन सभी को बचाने के लिए क्या ही कर पाओगे? जबकि हमारा बायरू वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशंस करनी होंगी, मुझे यहाँ पर इस सब को खत्म करना होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है। इसके साथ ही वहां पर अपने फर्स्ट मूव को यूज करता है। वो ड्रैगन स्लैश मूव को यूज करते हुए तलवार को सामने की तरफ घुमाता है, लेकिन वैगमा बड़ी आसानी के साथ उसके मूव को अवॉइड कर लेता है। तो हमारा जो बायरू होता है वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने यहाँ पर स्टील ड्रैगन स्वर्ड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे पूरा टाइम लेना चाहिए ताकि इस वैगमा द डीमन को मारा जा सके। इसी के साथ ही वो दूसरी टेक्निक जिसका नाम 1000 हेवनली वेव्स होता है उसको यूज करता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर हेवनली वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो वैगमा अपना बाजू घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिससे इसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तो जैसे उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है तो वैगमा कहता है कि बस यहीं पर खत्म, यहाँ पर मुझे तुम्हारे चेहरे के ऊपर मौत का डर दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा चेहरा अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम मरने वाले हो। और हमारा बायरू जो होता है वो भी वहां पर नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जो पॉइजन होता है, पॉइजन ऑफ डेथ जो होता है उसके ऊपर असर कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा था क्योंकि ये पॉइजन इसी तरह से डिजाइन किया गया। फिर साथ ही वो अपने पंजे को उठाता है और साथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उसे मारने लगा है। हमारा बायरू यहाँ पर कुछ स्पेशल बोल रहा था। ये स्पेशल बोल जो होते हैं उसके तीसरे मूव के लिए होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर ड्रैगन स्टील स्वर्ड के तीसरे मूव को भी मास्टर किया हुआ है और तीसरे मूव का नाम लाइटनिंग स्वर्ड होता है। तो जब वो वहां पर वैगमा अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाकर उसके ऊपर आखिरी अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जो बायरू होता है वो कहता है एक स्वर्ड जो कि हाथ से भी ज्यादा तेज हो, जो कि हवा से ज्यादा तेज हो और एक तिनके से भी ज्यादा हल्की हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी और बहुत ज्यादा भारी भी हो, एक ऐसी तलवार जो कि बहुत ज्यादा थिन भी और बहुत ज्यादा मोटी भी है। पर वो अपने तीसरे स्वर्ड मूव को यूज करता है जिसका नाम ड्रैगन लाइटनिंग स्वर्ड होता है। ड्रैगन लाइटनिंग स्वर्ड उसकी तलवार उड़ते हुए पीछे जाती है और वहां पर जाने के बाद वो लाइटनिंग में चेंज होती है, बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आती है और सीधी आकर वैगमा की गर्दन के अंदर दंस जाती है। इसी के साथ ही हमारा बायरू जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी तलवार उसकी आंखों के करीब आकर रुकी होती है और वो तलवार जो होती है ऊपर से वैगमा की गर्दन के अंदर होती है। और जहां पर हमारे कैप्टन बायरू ने वैगमा द डीमन को मार दिया और वैगमा द डीमन जैसे वहां पर गिरता है तो कहा जाता है कि वैगमा द डीमन जो कि मायरियोंग टेंपल का 6 रैंक का एक ऑफिसर था वो मर चुका है। वैगमा के नीचे गिरने के बाद बायरू जो होता है उसकी गर्दन के अंदर से अपनी तलवार को बाहर निकालता है तो उसकी तलवार के ऊपर ब्लड की बजाय पॉइजन लगा होता है। तो वो कहता है जरा देखो तो सही, जरा इस डीमन को देखो कि इसकी बॉडी के अंदर ब्लड की बजाय पॉइजन है, इसने इस हद तक पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर डाला हुआ है कि इसका ब्लड भी पॉइजन बन चुका है। वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ फेंकता और कहता है कि म्यूरियम यूनियन की आर्मी के सोल्जर्स जल्दी से यहाँ पर आओ और सब सीन को क्लियर करो। और तलवार पीछे फेंकता है तो वहां पर और भी बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे वहां पर आते हैं और वैगमा की बॉडी को उठाकर साथ में वहां पर से तलवार भी ले जाने वाले हैं और सारे के सारे वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे कैप्टन कहते हैं क्योंकि ये कैप्टन है इन सभी की टीम का और इसकी टीम यहीं पर आसपास ही थी। यहाँ पर उसकी टीम का एक मेंबर जिसने वो पॉइजन वाली स्वॉर्ड पकड़ी होती है वो कहता है कि हमारे कैप्टन ने यहाँ पर जब पहली बार वैगमा ने उसके ऊपर अटैक किया उसने हमारे बारे में कहा था कि हम सभी लोग यहाँ पर एंटीडोट ले लें। हमें उसी वक्त समझ आ गई थी हमें एंटीडोट लेना है और उसके बाद जानबूझकर इसने उसके चेहरे के ऊपर अपने किक के साथ अटैक किया था ताकि उसके चेहरे के ऊपर से उसके आयरन मास्क को हटाया जा सके ताकि उसके बाद जब अपने थर्ड मूव को यूज करेगा अपनी तलवार उसकी गर्दन में दंसा सके। और बाद फिर लास्ट के ऊपर इसने अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक किया तो वैगमा ने इसके अटैक करके इसके हाथ से तलवार को छुड़वा दिया। ये सब कुछ तैयारी हो रही थी अपने तीसरे मूव को यूज करने के लिए और जब वैगमा वहां पर पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि वो इसको मारने वाला है उसी वक्त हमारे कैप्टन ने अपने स्पेशल मूव को चला जो कि तीसरा मूव था यानी ड्रैगन लाइटनिंग स्वर्ड थी और ड्रैगन लाइटनिंग स्वर्ड के साथ इसने तलवार को उसकी गर्दन के अंदर दंसा दिया जहां पर उसने पहले उसकी गर्दन के ऊपर से उसके आयरन मास्क को हटा दिया था। तो वाकई में हमारा कैप्टन कहलाने के लायक है। फाइटिंग के दौरान भी इसने यहाँ पर पूरे का पूरा हिसाब लगाया और पूरा हिसाब लगाने के बाद वैगमा द डीमन को मार दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बैकचुआ और सोमा का दिखाया जाता है। तो सोमा जो होता है वो बैकचुआ को अपने साथ लेकर वहां से गुजर कर जा रहा था जहां पर वो बैठता था। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि पूरे की पूरी पिछली दीवार जो होती है उसमें एक बड़ा सा खोल होता है। वो कहता है ये क्या यहाँ पर क्या हुआ होगा। सोमा वहां पर ये देखकर काफी हैरान हो रहा है कि उसने वहां पर दुकान लगाई हुई थी लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा होल हो चुका है। बैकचुआ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुके क्यों हो, चलो जल्दी से
चलना स्टार्ट करो। तो वो उसकी घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है। वहाँ पर उसकी गाड़ी का घोड़ा बनकर वो भागना शुरू करता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, हाक गुल के अंदर इवल सोल्स आ चुकी हैं। तो बैकचुआ हमारे सोमा को अपने साथ लेकर एक होटल के अंदर आती है जो कि पानी के किनारे बनाया गया होता है। वो उसे वहाँ पर लेकर आती है और साथ ही अपने पास एक पेपर निकालती है और कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर अपना अंगूठा लगा दो। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि ये क्या है, पहले मुझे यहाँ पर इसको पढ़ने के दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे 1 महीने के लिए अगर मैं साइन करता हूँ तो पूरे 1 महीने के लिए मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, यानी तुम्हारा एरेंड बॉय बन जाऊंगा। यहाँ पर मुझे हर दिन के वेजेस मिलेंगे, यानी हर दिन मुझे यहाँ पर कॉइन्स मिलेंगे जो तुम मुझे दोगी। तो कहती है ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारे लिए जो फुल टाइम जॉब है, चलो जल्दी से अंगूठा लगा दो। तुम्हारा सोमा कहता है क्या वाकई में एक फुल टाइम जॉब है, यानी कि अब मुझे वहाँ पर बैठकर कटोरे में पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। तुम्हारा सोमा उसी वक्त वहाँ पर अपना अंगूठा लगा देता है। जब वो अंगूठा लगा देता है तो बैकचुआ वहाँ पर हंस रही होती है। हमारे सोमा ने जहाँ पर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना अंगूठा लगाकर। जहाँ पर कहा जाता है कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब आप किसी की जिंदगी को दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जब करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर हमारा सोमा जो होता है उसका गुलाम बन चुका है। उसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया, उसके बाद अब उसके मुंह के अंदर खाने के चम्मच डाल रहा है। ये भी उसके काम का हिस्सा है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि मैं कब खाना खाऊंगा? तो वो उसे कहती है जब मैं सारा खाना खा चुकी हूँ उसके बाद जो बचेगा वो तुम खा सकते हो। अरे सोमा को यहाँ पर इस बात का आइडिया हो जाता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना अंगूठा लगाकर। तो हमारा सोमा कहता है कि लाइफ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यहाँ पर हाक गुल में एक ट्रेजेडी हो चुकी है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर ये जो इवल वुमेन है ये वाकई में बहुत बड़ी इवल वुमेन है। ये कोई अच्छी एम्प्लॉयर नहीं है बल्कि बहुत ही बुरी औरत है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि वो नहा रही होती है और हमारा सोमा वहाँ पर बाहर कपड़े लेकर खड़ा होता है। हम सभी लोग जी फ्लिक्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये औरत कितनी ज्यादा बुरी है। ये मुझसे क्या क्या काम करवाती है, डेली के सारे काम मुझसे करवाती है। हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के बाद मैं यहाँ पर पूरी तरह से इसका गुलाम बन जाऊंगा। यहाँ तक कि ये अपने गंदे कपड़े भी मुझसे दिलवाती है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये तो शामिल नहीं था कि मैं इसके गंदे कपड़े भी दूंगा। तो दिन के वक्त वहाँ पर बारिश हो रही होती है। सोमा बेचारा छतरी लेकर उसके सर के पास खड़ा होता है और खुद वहाँ पर बारिश में भीग रहा होता है। तो बैकचुआ उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि समर की बारिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है? तो हमारा सोमा कहता है हाँ मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आज ये बारिश मुझे बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे बारिश से नफरत हो रही है। तो बारिश खत्म होने के बाद वहाँ पर तेज धूप निकल आती है। तो अब भी हमारा सोमा उसके ऊपर छतरी लेकर खड़ा होता है, जबकि सोमा को वहाँ पर धूप से गर्मी लग रही होती है। बैकचुआ से कहती है आज आसमान कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा सोमा जहाँ गर्मी से परेशान हो रहा था वो कहता है काश आसमान फट जाए और ये सूरज कहीं पर गायब हो जाए तो मुझे यहाँ पर सुकून मिलेगा। थोड़ी देर के बाद बैकचुआ सो जाती है और हमारा सोमा वहाँ पर पानी पी रहा था और कहता है शुक्र है कि ये बिला सो गई, अब मैं यहाँ पर आराम से सुकून कर सकता हूँ, थोड़ा सांस ले सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो कटोरा उसकी तरफ फेंकती है। तो हमारा सोमा पानी पीते पीते उस कटोरे को कैच करता है। वो उसे कहती है जाओ जाकर वैली से मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो हमारा सोमा कहता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा पानी है, मुझे वैली से पानी लेकर क्यों आना है? हमारा सोमा यहाँ पर वाकई में लॉजिकल बात कर रहा था क्योंकि वहाँ पर पानी होता है, लेकिन वो उसे कहती है मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा हर काम का हुक्म मानना होगा, मैं जो तुम्हें कहती हूँ वो तुम्हें करना होगा। मुझे वैली का पानी पीना है तो जल्दी से जाकर वैली का पानी लेकर आओ। तुम्हारे सोमा को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करे, उसने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगाया था। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे सोमा की ये गुलामी कभी खत्म होगी भी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि बैकचुआ हमारे सोमा से कहती है कि जाओ जाकर वैली से पानी लेकर आओ। तो हमारा सोमा जो होता है इस एपिसोड की शुरुआत में पानी लेने के लिए चला जाता है। यहीं पर हमें एक वाइस कैप्टन को दिखाते हैं। ये म्यूरियम की सेपरेट यूनिट का वाइस कैप्टन है। तो वो अपना बैग लेकर वहां पर अपने हाथ में एक छड़ी लेकर उसी तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि हमारा सोमा भागता हुआ उसके पास से गुजर कर जाता है। उसके हाथ में पानी का कटोरा होता है, वो वापस बैकचुआ की तरफ जा रहा होता है। सोमा कहता है कि जब मेरे पास करने को कोई काम नहीं होता तो मुझे लगता है कि मुझे सुकून मिलेगा। वो कमीनी औरत मुझे कहती है कि जाओ वैली से पानी लेकर आओ और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद जब मैं ये काम भी कर देता हूँ तो फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मुझे कहती है कि जाओ जाकर पत्थरों को उठाकर उस खाई में फेंक कर आओ। तो सड़क के ऊपर से पत्थर उठाकर मुझे फेंकने पड़ते हैं। तो कैप्टन जो होता है वो भी वहीं पर खड़ा होता है। वाइस कैप्टन वो देख रहा होता है और कहता है कहीं ये बंदा पागल तो नहीं है, ये यहाँ पर से पत्थर क्यों उठा रहा है। तो वहां पर उसके पास दो बच्चे खड़े होते हैं। वो बच्चे उसे कहते हैं लगता है कि तुम पहली बार हाक गुल में आए हो।
हो, इसलिए लगता है कि तुम इस ओपा के बारे में नहीं जानते। ये ओपा थोड़ा सा खिसका हुआ है। जबकि हमारा सोमा वहाँ पर बारी बारी पत्थरों को सड़क के ऊपर से उठा कर वैली के अंदर फेंक रहा होता है और शाम ढलने पर जहाँ पर सूरज नीचे ढल रहा होता है उस वक्त वो वैली के अंदर सारे पत्थरों को फेंक देता है और अपना पसीना पहुंचता है और कहता है शुक्र है कि मैंने जहाँ पर सारे का सारा काम खत्म कर दिया, लगता है कि मुझे अब आजादी मिलने वाली है। तो हमारा सोमा कहता है फाइनली काम खत्म हुआ, आज का सूरज ढलता हुआ देखकर तो मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है, जैसे कि मुझे आजादी मिलने वाली है। अब हमारा सोमा वहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज्यादा खुश हो रहा था सूरज को ढलता हुआ देखकर। इसी के साथ वो कहता है कि आज तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए सिर्फ और सिर्फ एक दिन हुआ है। मैंने एक दिन में अपनी जिंदगी का इतना काम कर लिया है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि सूरज ढलते हुए पूरा महीना पूरा हो गया हो। सोमा बेचारा उदास हो जाता है और कहता है कि ये क्या, एक दिन इतना ज्यादा लंबा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वहाँ पर पीछे की तरफ देखता है और कहता है बैकचुआ, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयर नहीं हो। अब मैं जाकर तुम्हारे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट रखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है वापिस आ जाता है और जहाँ पर वो एक कहावत कहता है, वो कहता है कि अगर कोई शेर भूखा होता भी वो घास नहीं खाता बल्कि वो फिर भी मांस ही खाएगा। सोमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बैकचुआ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बैकचुआ कहती है तुम्हें क्या हुआ, चलो जल्दी से और बताओ तुम्हें क्या मसला है। हमारा सोमा जो काफी ज्यादा गुस्से में था वो उसके सामने नरम हो जाता है और उसे कहता है कि बैकचुआ, मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। मैं जहाँ पर इस बात का हक रखता हूँ, मुझे जहाँ पर दिन में सुकून करने का मौका भी मिलना चाहिए। तुम सारा दिन जहाँ पर मुझसे ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करवा सकती। तो इसी के साथ ही बैकचुआ उसे कहती है नहीं, असल में तुमने जो साइन किया था वो एक गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट ही था। और उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखती है और इसे इशारा करते हुए कहती है यहाँ पर पढ़ो। तुम्हारा सोमा अपने पास से ग्लास निकालता है और उसको देखता है और कहता है ये क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि तुम्हें जो भी कहेगा तुम्हारा मालिक तुम्हें वो करना होगा और अगर तुम यहाँ पर इस काम के करने से मना करते हो तो तुम्हें इसकी डबल ट्रिपल पेमेंट देनी पड़ेगी और तुम यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी नहीं कर सकते जब तक पूरा महीना नहीं हो जाता। हमारा सोमा बेचारा कहता है ये क्या, मेरी तो वाट लग गई, मैंने तो गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही साइन कर दिया। तो फनी पार्ट तो काफी छोटा था। अब यहाँ पर मारियोंग फोर्ट्रेस का सीन दिखाते हैं। मारियोंग फोर्ट्रेस में खबर पहुंच जाती है कि वैगमा मर चुका है। तो जहाँ पर हमारे मारियोंग फोर्ट्रेस के 5th रैंक के बंदे को दिखाते हैं जो कि बड़े आराम से बाहर बैठा होता है। वो वहां से गुजरते हुए उस बंदे को देखता है जो कि मैसेज लेकर आया कि वैगमा मर चुका है और इस बंदे का नाम आयरन डीमन जनरल चियोलमा जोंगोक गन होता है। इसके बाद एक और बंदे को दिखाते हैं जो काफी बड़ा और मोटा बंदा होता है। उसको आकर बताया जाता है, वो कहता है क्या वैगमा मर गया। तो ये मारियोंग फोर्ट्रेस का 4th रैंक का बंदा होता है। वो कहता है कि वैगमा को किसने मारा और इसको इल्यूजनिस्ट डीमन जनरल कहते हैं। तो इसका नाम वानमा सांचोंग होता है। यहीं पर मारियोंग फोर्ट्रेस की 3rd नंबर के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि वैगमा द डीमन मर गया, वो अपने पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था। हमारा लीडर कहाँ पर चला गया, क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम लोग इतनी आसानी से मार रहे हैं। तो इसको द वाइज लेडी डैंग सो योंग कहते हैं। यहीं पर हमें मारियोंग फोर्ट्रेस के 2nd रैंकर को भी दिखाते हैं। 2nd रैंकर कहता है तो मुझे लगता है कि हाकगुल में कोई मॉन्स्टर रहता है जिसने हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को मार दिया, सॉरी 2 ने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को मार दिया। और इस बंदे का जो टाइटल है वो लाइटनिंग स्वर्ड है और इसको व्हाइट जोन कहते हैं। मारियोंग टेंपल का जो 1st रैंक होता है, 1st रैंक के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि इनका लॉर्ड भी है। वो उसके पास आता है मैसेंजर और उसे आकर बताता है। तो इस बंदे का नाम च्योनमा होता है। तो च्योनमा कहता है कि काफी वक्त गुजर गया है, हमने यहाँ पर म्यूरियम वालों के लिए कुछ भी मुश्किल क्रिएट नहीं की। तो लगता है कि म्यूरियम वालों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका जो टाइटल है वो है द गोल्डन हार्न और इसका नाम च्योनमा वैंग है। तो इसी के साथ ही च्योनमा अपने मैसेंजर से कहता है कि जाओ जाकर सभी लॉर्ड्स को इस बारे में बता दो, सभी को ये मैसेज पहुंचा दो कि आज से 10 दिन के बाद हम लोग म्यूरियम के साथ वार करने के लिए रेडी हैं, हम लोग उनसे फाइट करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डेड सी का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी दिखाया जाएगा कि इसको डेड सी क्यों कहते हैं। यहाँ पर एक कश्ती को दिखाते हैं, वहां पर कश्ती वाला बंदा जो होता है इंतजार कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर म्यूरियम के जो 12 एल्डर हैं उन सभी की एक मीटिंग बुलाई गई है। तो वह 12 एल्डर में से 2 एल्डर जो होते हैं वहां पर तख्ते के ऊपर से चलकर उस कश्ती की तरफ आगे बढ़े होते हैं। वहां पर एक मेंढक को दिखाते हैं कि मेंढक जंप करते हुए पानी के अंदर जाता है। जैसे वो पानी के अंदर डुबकी लगाता है इसी के साथ उसकी डेड बॉडी वहां पर ऊपर तैरना शुरू कर देती है क्योंकि वो मेंढक मर जाता है। तो मास्टर डाई हु कश्ती में बैठने के बाद पानी के अंदर हाथ मारते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही यहाँ पर इस पानी की क्या हालत हो चुकी है। ये पानी यहाँ पर अगर मछली भी सांस नहीं ले सकती तो ये पानी तो बिल्कुल वाकई में डेड सी कहलाने के लायक है। इसके साथ एक और 12 एल्डर में से एक एल्डर होता है जिसका नाम सुखजी होता है। वो उसे कहता है किसी वजह से तो हमें यहाँ पर डैनवुड से बनी हुई एक बोट के साथ ही उस जगह के ऊपर जाना पड़ता है, इस सी को क्रॉस करना पड़ता है, वरना कोई भी सी जो है, कोई भी बोट जो है वो इस पानी के अंदर डूब जाती है। एल्डर सुखजी डाइहो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहली बार हमारी यूनिट में जाने वाले हो, वहां पर जहाँ पर मीटिंग हो रही है, क्या तुम पहली बार इस सी को पार कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ ये समझ लो कि मैं पहली बार जनरल असेंबली में जाने वाला हूँ। जब से ये यूनियन बनी है तब से पहली बार तो यहाँ पर ये असेंबली हो रही है। सुखजी उसे कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम पहले से एक लेवल अप हो चुके हो, यानी कि तुम्हारा लेवल आगे बढ़ चुका है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरा लेवल अप हो चुका है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ जाओ।
तो एल्डर सुकजी उसे कहता है क्या तुम अपने डिसाइपल बायरू से मिले हो? लास्ट टाइम मैं हाकुल की तरफ गया था, जब मैं डालपो की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर वो मुझे मिला था। डाई उसे कहते हैं कि नहीं, मैं 1 महीने पहले वहाँ पर से नहीं गुजरा तो मैं अपने बायरू से भी नहीं मिला। तो डाई उसे कहते हैं कि वैसे तो मैंने उसे कहा था कि हमेशा केयरफुली आगे मूव करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने मारियोंग टेम्पल के 6 रैंक करके द वैगमा द डीमन को मार दिया है। तो सुकजी उसे कहता है कि अब जबकि मारियोंग टेम्पल के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स मर चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने असली कलर जरूर दिखाएंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो म्यूरियम के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। मास्टर डाइहो से कहते हैं कि हम लोग उन सभी लोगों को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पावर्स पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तुम्हें याद है आज से 10 साल पहले उस कमीने व्हाइट हॉर्न यानी कि चोनमा ने नॉर्दर्न हिमालय मार्शल एम्परर को मार डाला था और उसे मारने के बाद उसने मारियोंग फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब से उसने मारियोंग फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा किया, तब से उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। वो आसपास के इलाकों के ऊपर अटैक करता रहता है और अब मुझे लगता है कि वो म्यूरियम के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही ये लोग म्यूरियम यूनियन जो कि एक टीले के ऊपर बना होता है, वहाँ पर एक छोटा सा घर होता है, वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर 12 कुर्सियां लगी होती हैं। 12 कुर्सियों के ऊपर सिर्फ 5 लोग ही बैठे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, हमारी मीटिंग हो रही है, यहाँ पर 12 में से सिर्फ और सिर्फ 5 एल्डर्स आए हैं। लगता है कि आजकल सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं जो यहाँ पर आते भी नहीं है। तो उनमें से एक एल्डर यहाँ पर बात कर रहा था जिसका नाम योंगवैंग डिसलोजर होता है। दूसरा एल्डर जिसका नाम चोन रियोंग होता है वो उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है यहाँ पर अपने पुराने दिनों को मिस कर रहे हैं जब यहाँ पर 12 के 12 एल्डर्स हुआ करते थे और सभी लोग यहाँ पर पीसफुली काम किया करते थे। वो लोग यहाँ पर आपस में डिस्कस करने के लिए आए हैं कि मारियोंग के करंट फोर्सेस क्या हैं और अगर वो अटैक करते हैं तो हम लोग उनसे कैसे निपटने वाले हैं। तो मास्टर डाइहो उनसे कहते हैं कि इस वक्त उन लोगों की पावर काफी ज्यादा है, यानी कि उनके पास इस वक्त 13 लॉर्ड्स हैं जो कि उनके कंट्रोल में और साथ में उनके पास पूरी 1 लाख की सोल्जर्स हैं, 1 लाख की आर्मी है। फिर साथ ही वो उन्हें एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जरा यहाँ पर देखो, ये गोस्ट वैली यानी कि यहाँ पर जो मास्टर रहता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोस्ट वैली के बारे में उनको बता रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर मारियोंग फोर्ट्रेस ने गोस्ट वैली के जो मास्टर है उनके साथ हाथ मिला लिया तो मुझे नहीं लगता कि म्यूरियम की फोर्सेस भी उनको रोक पाएंगी। तो एल्डर सुकजी उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर सच बताऊं तो म्यूरियम के पास ज्यादा फोर्सेस नहीं है, हम लोग उनको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास जितने भी हिमनली किंग है और जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी के सभी अपने अपने जो इलाके हैं उनको महफूज रखने में बिजी हैं, वो सभी लोग इसीलिए तो मीटिंग में भी नहीं आ पाए। एल्डर जो होते हैं वो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ग्रैंड एल्डर के पास कोई ना कोई आइडिया होगा, वो हमें यहाँ पर बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो ग्रैंड एल्डर जो होते हैं वहाँ पर चुपचाप बैठे होते हैं। फिर साथ ही उनसे कहते हैं तुम सभी लोग याचा के बारे में तो जानते हो, वी हॉन गन याचा, तुम लोग उसके बारे में तो जानते हो जो इस वक्त गोस्ट वैली का मास्टर है। वो मारियोंग के रीजन के बाद से वो एक ट्रू मास्टर कहलाने के लायक है। अगर उसके कैलिबर का बंदा चोनमा के साथ हाथ मिला लेता है तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी म्यूरियम यूनिट भी उनके सामने घुटने टेक देगी क्योंकि इन लोगों के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। सभी एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग जानते होते हैं कि याचा कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो बायरियोंग के टाइम से है। बायरियोंग के टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हुआ करते थे और वो तब से लेकर अभी तक जिंदा है। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम में से किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से मैंने पहले अपने एक मैसेंजर को उसके पास भेज दिया हुआ है। मैंने एक मैसेंजर को याचा के साथ बात करने के लिए भेजा है। तो वो लोग कहते हैं आपने वहां पर किसको भेजा है? तो उन्हें बताते हैं कि मैंने वाइस जनरल को भेजा है, म्यूरियम यूनियन का वाइस जनरल ली गन आक, मैंने उसको वहां पर भेजा है। लगता है कि अभी तक वो हाकगुल में पहुंच गया होगा और उसके बाद वो सीधा वहां से गोस्ट वैली में जाएगा और जाकर याचा से इस बारे में बात करेगा। यहाँ पर मैं उसी लड़के को दिखाते हैं जो वही लड़का है जो कि पहले वहां पर हमारे सोमा को देख रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वो कश्ती के ऊपर से गायब हो जाता है। तो अब ये कहां पर गायब होकर चला गया ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें एक वाइस कैप्टन के बारे में पता चलता है जिसका नाम ली गन आक होता है। तो ली गन आक जो होता है वो याचा से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो डेड सी पर जब कश्ती के ऊपर होता है वहां से वो गायब हो जाता है। तो अब दिखाते हैं कि वो कहां पर जाने वाला है। तो यहीं पर साइड के ऊपर उस होटल को दिखाते हैं जहां पर हमारा सोमा और साथ में बैकचुआ होते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बैकचुआ जो होती है एक स्पेशल सॉस को मटन के ऊपर डाल रही होती है। वो एक लेग पीस के ऊपर उस स्पेशल सॉस को डाल रही होती है और उसे कहती है शेफ ने कहा है कि ये सॉस बहुत ज्यादा स्पेशल है और तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी, चलो जल्दी से तुम खाना स्टार्ट करो। तो हमारा सोमा उसके पास से वो लेता है सॉस लगे हुए इस मटन को खाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजे की है। सोमा बड़े मजे के साथ वो मटन को खा रहा होता है। तो जबकि हमारी बैकचुआ से कहती है कि मुझे अपनी मेमोरीज में से उस औरत के बारे में बताओ जो कहती है कि वो तुम्हारी मास्टर है और उसने तुमसे कहा था कि तुम्हें हाकगुल की रक्षा करनी है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि उसने मुझे बस इतना ही कहा था कि आज के बाद से तुम्हारा नाम सोमा है, मेरा ये नाम भी उसी ने मुझे दिया था और उसने कहा था कि आज के बाद से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें इस हाकगुल की रक्षा करनी है।
बस इतना ही काम उसने मुझसे कहा था। तो बैकचुआ से कहती है क्या तुम उस औरत का नाम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी। तुम्हारा सोमा से कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। बैकचुआ से कहते हैं बस ऐसे ही सपने में किसी की औरत ने तुम्हें आकर कहा कि वो तुम्हारी मास्टर है और चाहती है कि हाकगुल में जाकर तुम उसकी रक्षा करो। तुम जाकर हाकगुल में बैठ गए और उसकी बात सुनने के बाद तुम वहाँ पर जाकर एरंड बॉय बन गए। सोमा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छी औरत थी, इसी वजह से मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो उसे कहती है क्या तुमने कहा कि मैं बुरी थी, क्या तुम्हें उसका नाम पता है, कम से कम मेरा नाम तो पता है। तो सोमा उसे कहता है हाँ शितु तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था, लेकिन कम से कम तुम्हारा नाम तो पता है। सोमा वहाँ पर जितने भी चीजें खा रहा था उन सभी चीजों के ऊपर बैकचुआ ने स्पेशल सॉस डाली होती है, हालांकि वो सॉस नहीं होती बल्कि पॉइजन होता है। तुम्हारा सोमा जब वहाँ पर उन चीजों को खा रहा होता है तो वो कहती है ये बंदा कौन है, आखिर वो सपने वाली औरत कौन थी जिसने इसको ये सब कुछ करने के लिए कहा था। ये बंदा तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, तो इसकी मार्शल आर्ट्स का लेवल भी नहीं रीड कर पा रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकती है। ऊपर से इसने स्नो गर्ल के आइस वाले स्पेल को भी बड़ी आसानी के साथ डिस्पेल कर दिया था और इसके इंटरनल ऑर्गन फ्रीज होने से बच गए थे। ऊपर से जब ये हाथ में पानी लेकर भागता है तो इसके हाथ से पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरता, यानी कि ये बड़ी स्टेडी मूवमेंट्स के साथ भागता है। फिर मैंने इसे पत्थरों का कहा था कि ये गली में से सारे पत्थर उठाए, रोड के ऊपर से सारे पत्थर उठाकर वैली के अंदर फेंक आया और उसने बिल्कुल ठीक काम किया। इसने बहुत सारे पत्थर उठाकर सारे के सारे पत्थर वहां पर नीचे फेंक दिए। इसके अलावा यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन भी काम नहीं करता और आज मैंने यहाँ पर ये भी देख लिया ये हर किस्म के पॉइजन से इम्यून है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे पॉइजन डाले हैं, यानी कि मैंने इसके ऊपर दो तरह के अलग अलग पॉइजन डाले हैं। ये दोनों पॉइजन जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। सोमा वहाँ पर पॉइजन को सॉस समझकर खा रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि शेफ ने जो सॉस यहाँ पर रिकमेंड की है ये काफी ज्यादा अजीब टेस्ट वाली है, मैंने आज से पहले इस तरह की सॉस नहीं खाई। इसी के साथ हमारी बैकचुआ से कहती है कि सोमा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो साथ ही उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी मारियंग फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर म्यूरियम के खिलाफ फाइट करने वाले हैं और यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। तुम्हारा सोमा उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है और कहता है कि मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही। तो वो उसे कहती है मारियंग फोर्ट्रेस के लोग जो है वो म्यूरियम यूनियन के ओवरऑल फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन मारियंग फोर्ट्रेस के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मारियंग फोर्ट्रेस का जो लीडर है च्योनमा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे अच्छी तरह से पता है कि उसे क्या करना है। वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, वो जानता है कि उसे किस तरह यहाँ पर इस फाइट को जीतना है। तो सोमा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है जबकि वो उसे सारी बातें बता रही होती है। नेक्स्ट में फिर से म्यूरियम की बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो पांचों एल्डर बैठकर आपस में फाइटिंग के स्टाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग फाइटिंग करेंगे, कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो वो लोग ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वाकई में पक्की है। तो ग्रैंड एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पक्की है, क्योंकि मारियंग टेम्पल के अपने डीमन जनरल्स में से एक डीमन जनरल लड़की हमारे पास आई थी और उसने आकर हमें खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी। ये इन्फॉर्मेशन कम से कम पक्की है। उसने ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले में अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन मांगी थी और हमने यहाँ पर उसे वादा किया था कि हम लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में उसने हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी मारियंग टेम्पल के बारे में। वो अपना बैच भी उनको देती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसके ऊपर अटैक होता है, यानी कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था जिसकी वजह से वो डिस्कवर हो जाती है कि ये गद्दार है और उसके बाद उसने मारियंग टेम्पल को छोड़ दिया और अब वो वहाँ पर हाकगुल में रह रही है। वो लोग उससे पूछते हैं बताओ वो लड़की कौन है। तो इसी के साथ ही ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं कि वो सेकंड डॉटर है रॉयल पैलेस ऑफ एहवा की, प्रिंसेस बैकचुआ। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या प्रिंसेस बैकचुआ वाकई में हमारा साथ दे रही है, लेकिन क्या उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यहीं से नेक्स्ट में फिर से उसी होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सोमा और उसके साथ साथ बैकचुआ दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, जबकि उसकी छत के ऊपर दिखाते हैं कि हमारा कैप्टन बायरू बैठा होता है। कैप्टन बायरू वहाँ पर बैठा बैठा नीचे देख रहा होता है, जबकि उसके साथ एक सोल्जर बैठा होता है जो कि उसके लिए वहाँ पर मीट को फ्राई कर रहा होता है। फ्राई नहीं करना कहते इसको, क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं इसको। के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। ली गानाक वहाँ पर पहुंच जाता है तो ली कहता है कि कैप्टन तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी लग रही है। कैप्टन भी उसकी तरफ देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया, तो वो वहाँ पर दरवाजे में खड़ा होता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लगता है कि वैगमा ने तुम्हें बहुत ही बुरा टाइम दिया। तो कैप्टन बायरू से कहता है कि ली गानाक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ चाहिए जो तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए हो। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा देखकर मुझे लगता है कि वैगमा मर चुका है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं आया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल मिशन दिया गया है और मिशन यहाँ पर हाकगुल में नहीं है बल्कि वो गोस्ट वैली का है। इसी के साथ ही ली गानाक दूसरे सोल्जर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे ग्रीट तो कर सकते हो, मैं यूनियन का वाइस कैप्टन हूँ। तो वो उसे कहता है नहीं तुम जाओ यहाँ से, हमें यहाँ पर तुम्हें ग्रीट नहीं करना। और इसी के साथ ही उसके हाथ से वो स्टिक ले लेता है और उसके ऊपर लगा हुआ मीट खा जाता है। उनसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, मैं बस यहाँ पर से होते हुए तुम्हें मिलकर जाना चाहता था। तो कैप्टन उसे कहता है अब क्या तुम बताओ कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो कहता है हाँ मैं गोस्ट वैली में जा रहा हूँ, मैं जाकर याचा से मिलने वाला हूँ। तो कैप्टन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम क्या करने वाले हो। तो इसी के साथ ही ली गानाक उसके पास खिड़की में आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। पर हाकगुल में मुझे एक काम करना है, वहाँ पर वो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है, सबसे पहले मुझे उस लड़की को जान से मारना है।
क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है? वो लड़की बैक चुहा है और बैक चुहा को पहले मरना होगा। तो हमारा कैप्टन बायरू भी इस बात से काफी हैरान होता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। गोस्ट वैली के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्नो गर्ल को दिखाते हैं। स्नो गर्ल चलती हुई गोस्ट वैली की तरफ आगे जा रही होती है। पता नहीं यहाँ पर क्या करने के लिए जा रही है, लेकिन इसमें एक सीन डाला गया है इसका भी। सीन में फिर से छत के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कैप्टन उसे कहता है तुम बैक चुहा को क्यों मारना चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि उसे मरना होगा। तो ली गाना उसे कहता है कि बायरू जी तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे मार देना चाहिए? बैक चुहा ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हो सकती है, कहीं वो एक गद्दार ना हो, कहीं हमें धोखा ना दे रही हो। तुम उस लड़की के बारे में नहीं जानते। तुम्हारा कैप्टन बायरू से कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगा। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी लड़की ने हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, इसी वजह से तो म्यूरियम यहाँ पर काम कर रही है। मारियोंग टेम्पल के लोग इस वक्त म्यूरियम के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो थी ये इसी लड़की ने लीक की है। अगर ये मारियोंग टेम्पल वालों की नहीं हो तो ये हमारी कैसे हो सकती है? तो एहवा पैलेस के बारे में तो तुम जानते ही होगे। रॉयल पैलेस एहवा जो बर्बाद हो गया था, वहाँ पर सभी लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की बची थी। सेकंड डॉटर जो थी वो बच गई थी और ये वही लड़की है और पिछले कई सालों से मारियोंग टेम्पल में रह रही थी उनके एक जनरल बनकर। हमें नहीं पता कि ये लड़की हमारे साथ सच बोल रही है या फिर हमारे साथ झूठ बोल रही है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान बना रही है या फिर अपने एहवा पैलेस की तरफ से कोई ना कोई प्लान बना रही है। दूसरी तरफ नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा सोमा उसकी सारी बातें सुनने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वार वाली बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात में इंटरेस्टिंग हूँ। बैक चुहा से कहती है वो क्या बात है? तो वो से पूछता है बैक चुहा तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम हो कौन? पर बैक चुहा अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। ये आज तकरीबन 10 साल पहले की बात है जब एहवा पैलेस को तबाह किया गया था। एहवा पैलेस के ऊपर अटैक हुआ था। एहवा पैलेस में सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसके सामने फिनिक्स ब्लेड वाली टेक्निक को यूज करते हुए सामने पड़े हुए कटोरे को 3 हिस्सों में काट देती है। तो बैक चुहा उसके पास ही खड़ी होती है। वो ये टेक्निक देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि उन्हीं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल किया, तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो वो से कहती है कि चुहा तुम्हें भी यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहिए। तो कहती है हाँ मैं करती हूँ। इसी के साथ वो फिनिक्स टेक्निक को यूज करती है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाती, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कटोरे को जोर लगाकर नीचे फेंक देती है, उसको काट नहीं पाती। तो उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगी और एक ना एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर हो जाओगी। तो इस बात से हमारी बैक चुहा काफी ज्यादा उदास होती है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टोरी को खत्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसने एहवा पैलेस के ऊपर अटैक किया था, एहवा पैलेस में सभी लोगों को किसने मारा था और ये मारियोंग टेम्पल में कैसे चली गई, ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी किया करो। वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज होते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 1,000 होते हैं। बस एक छोटा सा बटन ही तो पुश करना होता है, बस लाइक कर दिया करो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम एहवा पैलेस की कहानी सुन रहे थे जहां पर बैक चुहा भी छोटी होती है और उसकी बहन उसे यहां पर फिनिक्स टेक्निक सिखा रही होती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती और वो काफी ज्यादा उदास होती है और अपनी बहन से कहती है कि मुझे चिकन फीड खानी है। तो वो कहती है तुम्हें चिकन फीड क्यों खानी है? कहती है क्योंकि मुझे उससे काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो उसके बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो बैठकर चिकन फीड खा रही होती है। उसकी बहन उसे कहती है आराम से खाओ, आराम से खाओ। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे जल्दी से जल्दी खाने हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रही? तो उसकी बड़ी बहन उसे कहती है मैं इसको नहीं खाने वाली क्योंकि मुझे लगता है कि चिकन फीड बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो बैक चुहा उसे कहती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, देखो मैं जहाँ पर किस तरह इनको खा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। मुझे लगता है कि इन चिकन फीड्स को खाने के बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी। जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी तो उसके बाद देखना मैं फिनिक्स टेक्निक को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। तो उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो उसके बाद वो फिर से जाकर अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। तो वो एक पेड़ के पास खड़ी होती है जहाँ पर एक पत्ते के ऊपर यानी पेड़ के पत्ते के ऊपर जाकर फिनिक्स टेक्निक को यूज कर रही होती है। वो पत्थर के ऊपर खड़े होकर उस टेक्निक को यूज कर रही होती है, लेकिन अभी भी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। उसकी बड़ी बहन भी वहीं पर होती है, उसके ऊपर नजर रख रही होती है और इसी के साथ ही वहां पर फिनिक्स टेक्निक को यूज करती है और उस पत्ते के 3 टुकड़े कर देती है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है सिस्टर सिस्टर ये देखो मैंने कर लिया। वहां पर रात हो जाती है और रात के वक्त जाकर वो अपने कमरे में सो जाती है और कहती है कि सुबह उठकर मैं अपनी बहन के सामने जाकर उसे दोबारा से टेक्निक करके दिखाऊंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने ये टेक्निक परफॉर्म कर ली है। तो जब वो वहां पर सो रही होती है बाहर से आवाजें आ रही होती है। 2 गार्ड्स वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि सभी मास्टर्स पूरे कंट्री के वो सारे के सारे स्मैक जे में इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है, मैंने सुना है कि लिटिल प्रिंसेस की शादी होने वाली है, इसी वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उसमें से एक कहता है कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेंज रूमर भी सुना है, मैंने उस लॉस्ट फिनिक्स के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि लॉस्ट फिनिक्स जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर हमारे एहवा पैलेस में है और इसी वजह से बहुत सारे मास्टर्स हैं उनकी नजर हमारे एहवा पैलेस के ऊपर है। वो हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय करके उस फिनिक्स को लेना चाहते हैं। इसी के बाद रात के वक्त उनके ऊपर असैसिन्स का अटैक हो जाता है। तो हमारी जो बैक चुहा होती है वो जल्दी से उठकर
कर बैठ जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। गार्ड्स के ऊपर अटैक होता है और गार्ड्स जो होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं और इसी के साथ एक असैसिन जो होता है वो अंदर आकर गिरता है और उसकी बहन भी जल्दी से भागती हुई अंदर आती है और उसे कहती है कि मेरी बहन चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चोवा क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। वहाँ पर उनके गार्ड जो होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। बैकचुआ अपनी सिस्टर से पूछती है मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? वो कहती है मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। वो दोनों भागती हुई जैसे वहाँ पर बाहर पहुंचती है तो वहाँ पर छत के ऊपर अपनी माँ को फाइट करता हुआ देखती है। तो वो दोनों चिल्लाकर कहती है कि मदर मदर प्लीज यहाँ पर नीचे आ जाओ। तो उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, लेकिन मास्टर्स ने हमें धोखा दिया है। ये सभी के सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। मैं इनको रोका रखती हूँ कि तुम अपनी बहन को अपने साथ लो, यहाँ से निकल जाओ। सामने एक मास्टर होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों वहाँ पर फाइट कर रही होती हैं। जबकि सोचियोन यहाँ पर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बैकचुआ को अपने साथ लेकर यहाँ से जाना होगा। वो बैकचुआ का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि जल्दी से मेरे साथ हम दोनों को यहाँ से भाग कर जाना है। और वो दोनों भागती वहाँ पर से टनल में जाती है जहाँ पर से वो लोग बाहर निकलने वाली है। एग्जिट उनके बहुत ज्यादा सामने होता है, करीब ही होता है, यानी वहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो जैसे वो लोग एग्जिट के करीब पहुंचते हैं वहाँ पर एक और मास्टर खड़ा होता है। उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग कर जा सकती हो? तुम छोटे कीड़े मकोड़ी। तो यहाँ पर सोचियोन जो होती है वो अपनी बहन से कहती है कि चोआ मैं यहाँ पर इस बंदे से फाइट करती हूँ, जबकि तुम्हें यहाँ से भाग कर जाना होगा, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे मैं से फाइट स्टार्ट करूंगी तुम्हें आगे की तरफ भागना होगा। और इसी के साथ सोचियोन जो होती है उस मोटे आदमी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि हमारी बैकचुआ जो होती है वहां से भागना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि उस वक्त मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैंने सिस्टर की बात मानी और वहां से भागना स्टार्ट किया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं भागती गई, इतना भागती गई। मैं दूर जाकर भाग सकती थी। मैं भागकर जब थक गई तो मैं वहीं पर नीचे गिर गई। वहां पर जाकर मैंने अपने पैलेस को जलता हुआ देखा। मेरा पूरा का पूरा एवा पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। मुझे होश आई तो मैंने चिल्लाकर अपनी उन्हीं का नाम पुकारा। तो जैसे वहां पर चिल्लाकर कहती है कि उन्हीं तुम कहां पर हो? तो मुझे समझ आई कि इस वक्त एवा पैलेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइवर बची है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं जिंदा बची हूँ। तो जब वो वहां पर बेचारी बैठकर रो रही होती है उसी वक्त दूसरी तरफ से मारियंग फोर्ट्रेस का गोल्डन हॉर्न यानी कि चोनवा अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो लोग कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन है, लगता है कि हमें यहाँ पर आने में देर हो गई। सलाम से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचना चाहिए। देखो जरा एहवा पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। एहवा पैलेस जो कि पहले यहाँ पर कितना ज्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था, बाकी के मास्टर्स ने एहवा पैलेस को बर्बाद कर दिया। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वाइस लेडी आगे बढ़ती है और कहती है यहाँ पर देखो तो सही, ये लड़की तो बिल्कुल बाइक रियोंग बी की जैसी दिखती है, लगता है कि ये उसकी बेटी है। तो लाइटनिंग स्वर्ड कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी लगती है। हाँ मुझे लगता है कि उसी की बेटी है। तो चोनमाओ से कहता है कि छोटी लड़की मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मॉर्टल फिनिक्स कहाँ पर है? वो इसे मॉर्टल फिनिक्स के बारे में जानना चाहते होते हैं। तो बैकचुआ कहती है कि मैंने वहां पर उन लोगों से झूठ बोला। मैंने उन लोगों से कहा कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी। और उसके बाद वो लोग मुझे अपने मारियंग टेम्पल में ले गए। वहां पर मैं पिछले कई सालों से वहीं पर रह रही थी। मैंने उन लोगों के साथ एक डील की थी। मैंने मारियंग टेम्पल के लोगों के साथ एक डील की कि तुम्हें 10 साल तक मुझे प्रोटेक्शन देनी होगी जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। उसके बाद मैं तुम्हें वो वाला इमॉर्टल फिनिक्स दे दूंगी। मॉर्टल फिनिक्स तुम्हारा हो जाएगा और मैं वहां पर से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन असल में ये बात है कि मोर्टेलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। उन लोगों को लगता है कि मेरी माँ के पास इमॉर्टल फिनिक्स था, लेकिन अगर मेरी माँ के पास इमॉर्टेलिटी होती तो मेरी माँ मरती ही क्यों? तो सोमाओ से कहता है तो तुम्हारी ये स्टोरी है, मुझे ये बताओ कि मारियंग फोर्ट्रेस के लोग इसी वजह से तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे? तो वो कहती है हाँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और अब यहाँ पर इसी वजह से मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दिया है। एक्शन में ऊपर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा बायरू से कहता है कि वाइस कैप्टन चलो ये बात तो ठीक है कि तुम यहाँ पर आए, मुझे वार्निंग दी, तुमने बैकचुआ के इंटेंशंस के बारे में मुझे बताया और तुमने यहाँ पर मुझे बताया कि मारियंग फोर्ट्रेस के लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर बैकचुआ को मारना क्यों चाहते हो? आखिर बैकचुआ के मरने से इस सब का क्या ताल्लुक है? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, अगर वो मर भी जाए या फिर जिंदा भी रहे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यूनियन के लोग इतने ज्यादा बेदर्द तो नहीं हो सकते कि वो एक लड़की को मार डालें। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस फिनिक्स की वजह से है क्योंकि इस लड़की को फिनिक्स के बारे में पता है और फिनिक्स के पीछे और भी बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पर इसको मारने के चक्कर में बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाएगी। इस वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उस फिनिक्स के किस्से को खत्म कर देना चाहिए इसको मारकर। लेकिन क्या अगर तुम इस बारे में सोच सकते हो कि वो इमॉर्टल फिनिक्स वाकई में इस दुनिया में है और अगर वो गोल्डन हॉर्न चोनमा के हाथ में लग जाता है या फिर डीमन एम्परर याशा के हाथ चला जाता है तो मुझे ये बताओ कि फिर क्या होगा? अगर वो दोनों इमॉर्टल हो जाते हैं तो उसके बाद वो दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है? फिर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे यहाँ पर बैकचुआ को मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए गए वो ये है कि मुझे जाकर गोस्ट वैली के याशा से मिलना है। तो अपने पास एक पेपर निकालता है और बायरू से कहता है कि यहाँ पर ये ऑर्डर्स
तुम्हारे लिए है, तुम्हें यहाँ पर ये ऑर्डर्स दिए गए क्योंकि वो हाकगुल में रहती है, तो ये ऑर्डर्स तुम्हारे लिए है कि तुम यहाँ पर बैकचुआ को मारो, लेकिन तुम्हें जानता हूँ मैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम इस लड़की को मारोगे नहीं, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। साथ ही अपनी स्टिक को घुमाते हुए सामने की तरफ स्टैब करता है। उसकी स्टिक जैसी वहाँ पर सामने स्टैब होती है, बायरू भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो उसकी स्टिक के स्टैब होने के साथ ही दिखाते हैं कि वहाँ पर बुलेट की तरह हवा जो होती है वो प्रेशर के साथ आगे की तरफ जाती है। कंप्रेस्ड हवा जो होती है वो जाकर सीधी बैकचुआ के सर के पास से गुजरती है, जहाँ पर उसके बाल बेचारे आधे उड़ जाते हैं। बैकचुआ को भी समझ आ जाती है कोई यहाँ पर असैसिन है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बैकचुआ के बाल ही नहीं उड़ते, बल्कि हमारा जो सोमा होता है उसके हाथ में खाने का जो पीस होता है, उस खाने के पीस के अंदर भी सुराख हो जाता है। तो हमारा सोमा कहता है कि ये मेरा स्पेशल जॉक बॉल था, ये मैं खाने वाला था, लेकिन किसी कमीने ने इसके अंदर सुराख कर दिया है। तो वो उससे पूछता है बैकचुआ क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की हो सकता है कि मारियंग फोर्ट्रेस का कोई असैसिन यहाँ पर आया हो, या फिर हो सकता है कि दूसरी तरफ से म्यूरियम यूनियन के लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हों। दोनों तरफ से सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, ये सभी के सभी लोग इमॉर्टल फिनिक्स का पता जानना चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। तुम्हारा सोमा उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाता है। बैकचुआ जैसे उसकी तरफ देखते हैं सोमा वहां पर नहीं होता। वो कहती है सोमा तुम कहां पर चले गए? दूसरी तरफ बायरू जो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका ध्यान रख लूंगा। कैप्टन बायरू ने यहाँ पर उसके अटैक के निशाने को खराब करवाया होता है ताकि वो बैकचुआ को मार ना पाए। वो उसे कहता है कि इसको खुद ही मैं हैंडल करूंगा, तुम यहाँ से जाओ अपना काम पूरा करो। और इसी के साथ ही हमारा सोमा वहां पर खिड़की में पहुंच जाता है और कहता है क्या ये तुम थे? वहां से कैप्टन बायरू बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर कब पहुंचा है, हमें तो बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ। तो वो खिड़की में बैठा होता है और कहता है कि वो तुम हो जिसने यहाँ पर अटैक करके मेरे जॉक बॉल के अंदर एक सुराख कर दिया। तो वाइस कैप्टन हमारे सोमा की तरफ देखता है, हमारा सोमा वाइस कैप्टन की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक फाइट होने वाली है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा जो था वो जंप करते हुए खिड़की में पहुंच जाता है और जाकर वाइस कैप्टन से कहता है क्या वो तुम थे जिसने मेरे फेवरेट जॉक बॉल के अंदर एक होल कर दिया? तो दोनों से वहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर खिड़की में कहां पर से पहुंच आया। तो वहां पर रेस्टोरेंट में जो लोग होते हैं वो लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, जहाँ पर तो कुछ मास्टर्स हैं। और बैकचुआ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि सोमा वहां पर ऊपर कहाँ चला गया। और यहीं पर हमें साइड के ऊपर से म्यूरियम के सोल्जर्स को दिखाते हैं। एक सोल्जर वहां पर देख रहा होता है और कहता है कि क्या हमें वहां पर जाकर कुछ करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा लग रही है। दूसरा सोल्जर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर मैं जाकर मरने वाला हूं? हम लोग तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्या तुम्हें वहां पर वो तीनों दिखाई नहीं दे रहे? वो तीनों के तीनों ही मॉन्स्टर्स हैं। उनमें से कैप्टन बायरू है, कैप्टन बायरू जो कि सेपरेट यूनिट का कैप्टन है और वो 5 स्टार है। उसके पास 5 स्टार गैंगरियोंग पैचियोन का एक मास्टर है। दूसरे वाला वो म्यूरियम यूनियन का वाइस जनरल ली गैन आक है जो कि 36 राउंड बैराज टेक्निक का मास्टर है। और तीसरे वाला उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में इतना पता है कि उसने सिंगल हैंडेडली सिर्फ और सिर्फ पंचेस मार के ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड दोनों को मार डाला था। पर तुम वहां पर उन तीनों की फाइट के दरमियान में कहीं पर चले जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। वो तीनों इतने पावरफुल मास्टर्स हैं। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है अपनी छड़ी को घुमाते हुए पीछे हटता और हंसते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो हमारा सोमा से कहता है तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अगर तुम यहाँ पर किसी की जान लेना चाहते हो तो कम से कम इसको एक्सीडेंट की तरफ दिखाओ तो सही। तुमने उसको एक्सीडेंट की तरह दिखाया भी नहीं और तुम कह रहे हो कि ये एक एक्सीडेंट था। इसी के साथ ही वाइस कैप्टन के पास अब कुछ भी नहीं बचता। तो ली गाना उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैंने उस लड़की को मारने की कोशिश की। जैसे वो इतनी बात करता है तो हमारा सोमा उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब यहाँ पर हमारी फिस्ट बात करेगी, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब वहां पर वाइस कैप्टन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है तो बेचारा घसीटता हुआ काफी दूर तक जाता है और कहता है तुम्हारी फिस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो वहां पर खड़ा होकर उसकी फिस्ट के बारे में बात ही कर रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा सोमा उसे जबरदस्त किक मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। वो उसे नीचे की तरफ से किक मारता है जिससे वो बेचारा वाइस कैप्टन जो होता है ऊपर जाकर ऊपर वाली दीवार में दंस जाता है, यानी छत में जाकर दंस जाता है। तो कैप्टन बायरू और उसके साथ जो दूसरा सोल्जर होता है वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने वाइस कैप्टन को ऊपर वाली छत में जाकर दंसा दिया। तो वाइस कैप्टन ऊपर जाकर देखता है तो ऊपर एक बिल्ली होती है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लगता है कि मुझे भी अब फाइट में मजा आने वाला है। तो वो छत में से वापस बाहर निकलता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकचुआ के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अब जबकि तुमने उसे बचाने की कोशिश की है तो फिर अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा क्योंकि अगर तुम दोनों साथ हो फिर तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। हमारा सोमा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास से खतरे की स्मेल आ रही है जैसे कि तुम नहीं हो। इसके साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है अपनी बैराज टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्टैब करता है हवा के प्रेशर के साथ। जब वो छड़ी को सामने की तरफ स्टैब
स्टैब करता है तो वहाँ पर एक सुराख हो जाता है, लेकिन हमारा सोमा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसे क्या कह सकते हो, इसे इंस्टिंक्ट कह सकते हो। यहाँ पर डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर महसूस हो गया है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन हमारे सोमा को यहाँ पर कुछ और महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पर म्यूरियम का वाइस कैप्टन नहीं है बल्कि कोई और है। तो वाइस कैप्टन ली गानाक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम आगे बढ़े तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपनी छड़ी को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही वो हंस भी रहा होता है। तो वाइस कैप्टन की शायद पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो फाइट भी कर रहा है, मार भी खा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो हंस भी रहा है। तो वहां पर जितने कस्टमर्स होते हैं वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो मार्शल आर्टिस्ट की फाइट स्टार्ट हो गई, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। आजकल तो यहाँ पर हाकगुल में कोई भी दिन पीसफुल नहीं रहा। तो बैक्चुआ भी वहीं पर देख रही होती है। बैक्चुआ कहती है कि ये बंदा यहाँ पर मेरे लिए फाइट कर रहा है और मैं यहाँ पर इसे इतना तंग कर रही थी। हमारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार जब उसे पंच मारता है तो ली गानाक पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहां पर पीछे की दीवार जो होती है वो भी टूट जाती है। लेकिन इसी के साथ ही ली गानाक फिर से उठता है और अपनी छड़ी को लेकर सामने की तरफ अपना अटैक करता है, जिसका नाम थंडरस बैराज होता है। वो सामने की तरफ अपनी छड़ी को स्टैब करता है तो हवा के प्रेशर के साथ वहां पर सामने बहुत सारे होल हो जाते हैं, लेकिन सोमा उन सभी के सभी अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसकी टांग के ऊपर जाकर अटैक करता है। लेकिन वो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी छड़ी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम हीवनली स्प्लिटिंग स्ट्राइक होता है। लेकिन सोमा अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ ही वाइस कैप्टन फिर से अपनी छड़ी को सामने करते हुए वॉर्टेक्स स्टैब को यूज करता है, लेकिन हमारा सोमा फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ सोमा से एक पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार में टकराता है। तो हमारा सोमा कहता है तुमने यहाँ पर बैक्चुआ को मारने की कोशिश की, उसका पे बैक है। गन्नाक पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराकर वहीं पर जाकर गिरता और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहे हो? तुम्हारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मेरे फेवरेट जॉक बॉल के अंदर होल करने की वजह से अब यहाँ पर उसकी भी तुम्हें सजा मिलेगी, और फिर से उसे जाकर एक पंच मारता है। तो वाइस कैप्टन अपनी छड़ी को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, साथ ही अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम डेडली रोडिंग स्ट्राइक होता है वो यूज करते हुए सोमा के पेट में अपनी छड़ी मारता है और ये छड़ी वाला अटैक जो होता है डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा सोमा जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। लेकिन इस बार वो थोड़ा जख्मी होता है। तो हमारा सोमा गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जैसे हमारा सोमा गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगता है, कैप्टन बायरू कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो? वाइस कैप्टन गानाक से वो कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी जिस टेक्निक को यूज किया ये एक डेडली टेक्निक है, ये किसी की भी जान ले सकती है। क्या तुम वाकई में यहाँ पर एक एरन बॉय को मारना चाहते हो? इसी के साथ ही कैप्टन बायरू अपनी तलवार उठाता और कहता है कि अभी अभी तुमने इसकी बॉडी के अंदर एक होल कर दिया होता है, ये एक निर्दोष लड़का और तुम यहाँ पर म्यूरियम की यूनियन की तरफ से आकर किसी निर्दोष लड़के की जान नहीं ले सकते। और इसी के साथ ही वो सोमा से भी कहता है कि लड़के मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जबकि हमारा सोमा काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि यहाँ पर ये क्या बातें किए जा रहा है। जबकि वाइस कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी है तो तुम्हें ये पहले कर देनी चाहिए थी। कैप्टन बायरू से कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को देख रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि वाइस कैप्टन भी उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि ये लड़का है कौन, ये कौन है जो यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट कर सकता है? सोमा अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता। तो कैप्टन बायरू से कहता है लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये हमारे हाकगुल का सबसे फेमस एरन बॉय है जो 1 रुपए में कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही वाइस कैप्टन गानाक पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर हाकगुल में हो तो इसका मतलब यह है अगर यहाँ पर बैक्चुआ ने किसी को भी इमॉर्टल फिनिक्स की लोकेशन के बारे में बता दिया तो तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगी, चाहे बैक्चुआ को मारना पड़े या फिर उस बंदे को जिसके हथे में वो इमॉर्टल फिनिक्स लगे, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होगी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जाकर अपना सामान उठाने लगता है और कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बैक्चुआ को जिंदा रखना चाहते हो या फिर मारना चाहते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। इसी के साथ ही हमारा कैप्टन बायरू से कहता है कि चलो जल्दी से अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तो यहीं पर वाइस कैप्टन वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और उसका सोल्जर जाकर उसके गले पे अपनी तलवार रख लेता है और कहता है चलो जल्दी से बताओ कैप्टन ने क्या पूछा। वाइस कैप्टन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। बायरू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी तक तुम्हारे ऊपर शक नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी कभी वाइस कैप्टन के साथ मैं मिला हूं वाइस कैप्टन ने कभी भी मुझे बायरू कहकर नहीं बुलाया, ना ही कभी मुझे वो अपना दोस्त मानता है। और आज तुम यहाँ पर इतने फ्रेंडली मुझसे बात कर रहे हो और साथ ही तुम मेरा नाम पुकार रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। वाइस कैप्टन अपने हाथ उठाता है और कहता है कि यार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने एक दूसरे को 1 साल पहले देखा था और 1 साल में कितना लोग बदल जाते हैं, यहाँ पर यही समझ लो कि मैं बदल गया हूँ। के साथ एक बायरू उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। तो बेचारे गानाक के पास यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं होता, वो वहाँ पर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। फिर साथ ही कहता है ये तो काफी ज्यादा अपसेटिंग है, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर आराम से आऊंगा, अपना काम करूंगा और वापस चला जाऊंगा। पर सुनने के बाद सोमा और बायरू दोनों वहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर ली गानाक की आइडेंटिटी लेकर आया है। और इसी के साथ ही वो अपनी छड़ी को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, उस सोल्जर के ऊपर बायरू के ऊपर, दोनों अपनी तलवारें लेकर जो कि उसकी गर्दन के पास खड़े थे। दोनों के पीछे हटने के बाद वाइस कैप्टन उसे कहता है मुझे तो लगा था कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता
है कि मैंने यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर दी जिसकी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर शक हो गया, लेकिन मेरे डिसीविंग स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। कैप्टन बायरियो से कहता है कि मुझे तुम्हारे पर उस वक्त शक हुआ था जब तुमने यहाँ पर 36 राउंड ओपन बैराज टेक्निक को यूज किया, लेकिन तुम उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन ली गानाकी ठीक तरह से परफॉर्म कर सकता है। गानाकू से कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह सकते हो, लेकिन मेरी टेक्निक उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे उस वाइस कैप्टन बेकार वाइस कैप्टन से तो ज्यादा ही बेहतर थी। ये बात सुनने के बाद हमारा बायरियो जो होता है वो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है कि यहाँ पर अपनी तारीफें किए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन ली गानाक उन लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं वाइस कैप्टन ली गानाक नहीं हूँ, तो यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक सवाल है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं गानाक नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ सके। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर आया है, वाइस कैप्टन ली गानाक की जगह पर, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।